ट्रांसफर प्रोटोकॉल लेवल इन्फॉर्मेशन। ओके, 200 में होता है इंडिकेट दैट द क्लाइंट रिक्वेस्ट वाज एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। मतलब कि अगर 200 एरर आ रहा है, 200 एरर नहीं आता है, मतलब 200 मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड बाय द सर्वर होता है। तो इंडिकेट दैट द क्लाइंट रिक्वेस्ट वाज एक्सेप्टेड बाय सक्सेसफुली, मतलब ये रिक्वेस्ट बॉडी व्हाट एवर द पैरामीटर यू गिवन दैट वन आल्सो एक्सेप्टेड बाय सर्वर। तो ये नहीं मतलब वो जो 200 आने का मतलब यही है कि तुमने जो भी मतलब क्रिएट किया है ना, क्रिएट किया और डेटाबेस में गया और वो डेटाबेस में स्टोर हो गया, वो स्टोर हो गया। क्रिएट हाँ क्रिएट हो गया। हाँ, वो क्रिएट हो गया। तो वो अगर 200 से रिलेटेड कोई आता है ना, तो वो अलग अलग डिफरेंट है। बट ये समझना पड़ेगा कि सर्वर एक्सेप्टेड है, क्लाइंट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया। ओके। 30 रीडायरेक्शन होता है। रीडायरेक्शन मीन्स इंडिकेट दैट द क्लाइंट मस्ट टेक सम एडिशनल एक्शन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिक्वेस्ट। ओके ओके। अब ये क्या हुआ, रीडायरेक्शन मतलब कि क्लाइंट जो तुम अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो, ओके, तो वो अब रिक्वेस्ट कंप्लीशन होने से पहले, कंप्लीट अगर ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रिक्वेस्ट, कुछ एक्शन, सम एडिशनल एक्शन लेना पड़ता है। तो वही तुम, है, तुमने कुछ गलती किया है नहीं नहीं तो। नहीं, गलती नहीं, गलती नहीं। जैसे मान लो कोई एपीआई है और अच्छा। तुमको सबको एपीआई ऑथराइजेशन थोड़े मिल जाएगा। हाँ हाँ उस हाँ। एपीआई को हिट करने के लिए सबको सबको ऑथराइज थोड़े होगा, तो उसके लिए वो वैलिडेट करेगा ना सर्वर कि हाँ हाँ ये पर्टिकुलर यूजर पासवर्ड इस एपीआई को हिट करने के लिए तैयार है कि नहीं है, हाँ हाँ हाँ। इसके पास ये ऑथराइजेशन है कि नहीं है कि ओ ये अच्छा। पर्टिकुलर यूजर। तो वो ये सम एक्शन हो गया, परफॉर्म हो गया ना, कि तुम पहले हम्म। यूजर पासवर्ड डाला तो नहीं वाइड रिक्वेस्ट, तब तुम क्रिएट करेगा, फिर बियरर टोकन मिलता है, फिर योर यूजर का तुमको ऑथेंटिकेट करेगा, फिर वो पर्टिकुलर एपीआई को हिट करने के लिए, मतलब तुम डेटाबेस में डायरेक्ट हिट ने डेटाबेस में स्टोर कर देगा डेटा, तो डायरेक्ट करने से पहले उसका ऑथेंटिकेशन चाहिए उस यूजर आईडी का। ओके, तो ये कुछ एक्शन है, तो इसको बोलते हैं कि हम्म। रिडायरेक्शन करना पड़ता है। मतलब कि इंडिकेट दैट क्लाइंट मस्ट बी टेक सम एडिशनल एक्शन ऑर्डर हाँ टू हाँ। कंप्लीट द रिक्वेस्ट, और वो ओके। जब ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तब तुम जाके तुम यू आर एबल टू क्रिएट द रिक्वेस्ट इन सर्वर। ओके। अब ओके। मान लो कि 400 क्लाइंट एरर, तो अगर 400 से रिलेटेड, अगर मान लो तुमने पोस्टमैन में डाला 400 से रिलेटेड आ गया, तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि जो मैं रिक्वेस्ट डाला हूँ वो गलत है, या पैरामीटर गलत है, या यूआरएल बेस यूआरएल गलत है, या यूनिट पॉइंट गलत है, मतलब तेरे साइड से गलत है। ओके। हाँ 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 हाँ। तो ये हुआ, दिस कैटेगरी ऑफ एरर स्टेटस कोड पॉइंट टू फिंगर एट क्लाइंट। वही क्लाइंट जब रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, किसके लिए, पोस्ट के लिए, डिलीट के लिए, पुट के लिए, और गेट के लिए, अगर उस सारे के लिए कर रहे हो, अगर मान लो कि तुम 400 रिलेटेड आ गया है स्टेटस कोड, तो तुमको समझना पड़ेगा कि मैंने जो दिया है वो, तो तुम क्या दे सकते हो। तो तुम तो एक तो बेस यूआरएल दे सकते हो। ओके, हाँ अब मान लो तूने बेस यूआरएल दिया। ओके, अब सबका तो, हाँ। और इंड पॉइंट तो सबका अलग अलग होता है, गेट का अलग, पोस्ट का अलग, डिलीट का अलग, पुट का अलग होता है। ओके, तूने मान लो हाँ कि गेट का बेस यूआरएल प्लस इंड पॉइंट बेस गेट का है, और तुमने वहाँ हाँ पोस्टमैन में देखो, पोस्टमैन ये है, पोस्टमैन में ये मेथड है, 4-5 को ये मेथड हाँ है। अब मान लो तूने हाँ गेट का मेथड, यहाँ गेट का मेथड तूने सेलेक्ट किया। ओके, हाँ लेकिन हाँ। तूने बेस यूआरएल इंड पॉइंट्स तूने दे दिया पोस्ट का, तो ये गलत है अच्छा। ना, मेथड गलत सेलेक्ट किए है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये है। तो ये बोल रहा है कि टेक द एरर स्टेटस कोड पॉइंट टू फिगर क्लाइंट। तो वो मतलब कि वो क्लाइंट रिक्वेस्ट ही, अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट गलत हो गया जाएगा ना, मतलब हाँ जो चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। हाँ हाँ। गेट के लिए जो वो गेट गेट डेट रिक्वेस्ट, के लिए जो एंड पॉइंट चाहिए वो एंड पॉइंट नहीं मिल रहा हाँ है उसको। हम वो पोस्ट वाला डाल रहे हैं, तो हम्म। गलत मेथड सेलेक्ट करना है, तो वहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा पोस्ट या गेट को भी। अब मान लो 500 आ गया, 500 सर्वर एरर होता है, मतलब तुम्हारा रिक्वेस्ट, क्लाइंट का रिक्वेस्ट सही है, बट सर्वर से एरर आ रहा है, मतलब कुछ सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है, सर्वर सही से नहीं चल रहा है। तो द हम्म। सर्वर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एरर स्टेटस कोड। अब हम्म। 500 से रिलेटेड आएगा तो तुमको समझना है कि सर्वर एरर दे रहा है। भाई नेटवर्क का सर्वर का प्रॉब्लम है, स्लो होगा उसका तरफ से। हाँ, तो बेसिकली वी आर डीलिंग विथ 400, 500, ओके, एंड ओके। 200 ओके। सीरीज। अब इसमें भी तुम देखो कि 100 रिलेटेड, तो तुमको अगर मान लो कोड आएगा, तो तुम मान लो कभी आ जाएगा 100, 101, 102, 103, तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये सब एरर किसके लिए है, पार्टिकुलर सर्च करना पड़ेगा, और इस क्यों हम्म। मेरा एरर आया है, तो पार्टिकुलर ये रीजन बताता है। तो ये तो बहुत सारे होते हैं, इसको छोड़ देते हैं, पार्टिकुलर ये सब नहीं पूछता है। तो ये सब हम्म। 100 रहेगा, तो वो हम जब सब R&D कर सकते हैं। अब मान लो हम्म। 200 से रिलेटेड है, तो 200 से रिलेटेड इतना इतना कुछ है,
तो अब तुमको समझना पड़ेगा 200 में क्या आया। 200 ओके आ गया, मतलब कि इंडिकेट दैट द रिक्वेस्ट इज सक्सीडेड। 201 आया तो मतलब रिक्वेस्ट क्रिएटेड। 202 आएगा एक्सेप्टेड। 203 नन ऑथराइज इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ करके आता है। 204 नन कंटेंट। ये बहुत तरीका होता है, तो इसको छोड़ते हैं। और 300 देखो बहुत ज्यादा, 301 2 3 अलग अलग तरह का अलग अलग है मतलब है, तो इसको छोड़ते हैं 30। ओके। और ये डीप में नहीं अभी पूछेगा, खाली वो ऊपर का पूछेगा। हाँ, अब ये देखो कुछ कुछ बताना पड़ेगा, जैसे स्टेटस कोड क्लाइंट एरर सर्वर एरर में बताना है। 400 किसके लिए आ रहा था? 404 नॉट फाउंड के लिए आता है, राइट? कभी कभी आता है ना 404। हाँ हाँ 404 नॉट फाउंड आता है। मान लो 400 का इतना है, तो मान लो 400 आया तो तुम्हारा बाइट रिक्वेस्ट, तुम्हारा रिक्वेस्ट जो बॉडी है वो गलत है, या फिर पैरामीटर गलत है, या फिर बेस यूआरएल गलत है, या फिर इन पॉइंट्स गलत है, या फिर तुमने मेथड गलत सेलेक्ट किया है यहाँ पे। इस पे तो हो गया मैनुअल टेस्टिंग या एपीआई होगा। और तुम अगर तूने मान लो तू अगर ऑटोमेशन किया है, तो ऑटोमेशन में जो कोड दिया है, इन पॉइंट्स लिखा है, जैसे यहाँ पे देखो इन पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स का मान लो यहाँ लेते हैं, ठीक है? इन पॉइंट्स में है, तो यहाँ पे तू गलत सेलेक्ट कर लिया है, या ये पोस्ट का तूने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गेट, ऐसा भी तो करेगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ गेट गेट रीड यूजर में गेट होना चाहिए, तो तू डिलीट सेलेक्ट कर लिया गलती से, तो उस समय भी गलत आएगा। ओके, ये हो गया। ये हो गया 404। तो 40 बाइट रिक्वेस्ट होगा। अगर 401 आएगा अनऑथराइज, मतलब वो तुम्हारा वो यूजर जो है वो ऑथराइज नहीं है उस पर एपीआई को हिट करने के लिए। ओके, तो ये सब हो गया। 404 देखो नॉट फाइंड, मतलब तुम जो यूआरएल है नॉट सर्वर में नहीं है, मतलब रिक्वेस्ट ही गलत है। सर्वर कैन नॉट फाइंड द रिक्वेस्ट सोर्सेस, कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट बॉडी में गलत हो गया। तो ये सब जनरली आता है, इसको छोड़ते हैं। 400 बहुत है, ठीक है? तो इसको समझना पड़ेगा, जो आएगा उसके हिसाब से समझना पड़ेगा। अब जब मान लो 500 ई आए, तो 500 इंटरनल सर्वर वेरिएबल, तो द सर्वर इनकाउंटर अनएक्सपेक्टेड कंडीशन दैट प्रिवेंट इट द फुलफिलिंग द रिक्वेस्ट। अब उसका क्या है कि इंटरनल सर्वर में उसका एक्सपेक्टेशन क्या है नहीं है, वो सर्वर उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। तो ये हो गया। तो 500 तो ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया मेथड हो गया। ओके, मेथड नहीं, ये रेस्पॉन्स स्टेटस कोड हो गया। हाँ, स्टेटस रेस्पॉन्स कोड, स्टेटस कोड हो गया ये। और मेथड हो गया तुम्हारा ये पुट पैच, गेट पुट पोस्ट पुट गेट, पैच डिलीट, ये सब 4 को बेसिक, ठीक है? गेट पोस्ट पुट डिलीट, हम्म, गेट पोस्ट पुट डिलीट। ओके। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं उसका। ये हो गया। अब मेजर चैलेंज क्या फेस करते हो एपीआई जब टेस्टिंग करने जाते हो, तो क्या चैलेंज फेस करते हो? सम चैलेंजेस इन द एपीआई टेस्टिंग इंक्लूडिंग, ओके, व्हाट? कॉम्प्लेक्स एपीआई इंटरेक्शन एंड डिपेंडेंसीज। अब उसमें डिपेंडेंसी जाता होगा, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि छोटा एपीआई रहेगा, बहुत बड़ा एपीआई भी रहता है। रिस्पॉन्स जो रिक्वेस्ट बॉडी होता है बड़ा होता है, तो वो चैलेंजिंग होता है कि इंटरेक्शन करने में, उसका डिपेंडेंसी में भी होता है। और अच्छा, वर्जन वर्जन एंड बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी कंसर्न। अब इसमें वर्जनिंग हो गया, जैसे मान लो जो भी डिपेंडेंसी तूने ऐड किया, डिपेंडेंसी मतलब समझ पा रहा है ना कि ये वाला डिपेंडेंसी, क्या डिपेंडेंसी ऐड किया है, क्या वर्जन ऐड किया है, क्या सपोर्ट कर रहा है तुम्हारा एपीआई, ये सब अच्छा, अच्छा, जो कॉम क्लास में जो डिपेंडेंसी ऐड किया हाँ, है, टेस्ट कौन सा एनजी क्या वर्जन। किया है, माइवन कौन ये ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज किया गया है, वैलिडेटर के क्या यूज किया गया है, फिर माइवन का कौन सा कंपेटिबिलिटी यूज कर रहा है, इसके कारण भी रन नहीं करेगा जेनकिन से। तो ये सब का वर्जन से रिलेटेड इशू आता है। ओके, ठीक है। वर्जनिंग एंड बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी इशू आता है। ओके, प्रॉपर्ली सेटिंग ऑफ द टेस्ट डेटा। अब टेस्ट डेटा में भी प्रॉब्लम आता है कि टेस्ट डेटा क्या है, तुमने गलत टेस्ट डेटा भेज रहे हो, या इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू भी आता है। ओके, सर्वर में जो एपीआई बेस यूआरएल है वो इन्वायरमेंट सही से वर्क नहीं कर रहा है, क्या अप है डाउन है, सही से रेस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा है सर्वर, लाइक दैट। हैंडलिंग रेट लिमिट एंड थ्रोइंग ड्यूरिंग द टेस्टिंग। अब हैंडलिंग रेट लिमिट्स, कितना रेट लिमिट तो वही हो गया ना, एक सेकंड में कितना रिक्वेस्ट, 1 मिनट में कितना रिक्वेस्ट, एक दिन में कितना रिक्वेस्ट, ये सब लिमिट हो गया। थ्रोइंग ड्यूरिंग द टेस्टिंग। अब टेस्टिंग में परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने जाओगे तो कितना एपीआई कितना टाइम में हिट कर रहा है, क्या रेस्पॉन्स टाइम आ रहा है, ये सब हो गया। लिमिट विजिबिलिटी इंटरनल एपीआई बिहेवियर, लिमिटेड विजिबिलिटी इनटू इंटरनल एपीआई बिहेवियर। अब इंटरनल एपीआई बिहेवियर जब तुम इंटरनल चेक कर रहे हो तो उसका विजिबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। मान लो कि तुमने अभी चेक कर रहा है 5000 यूजर के लिए करेगा, लेकिन जब लाइव जाएगा तो मान लो कि 1 करोड़ यूजर हिट कर देगा, तो क्या है उसका विजिबिलिटी एज पर, तो इंटरनल में कितना चेक किए हो, आउटसाइड में जब लाइव जाएगा तो क्या होगा, तो इससे रिलेटेड चेक करते हैं। ओके,
So why API testing is considered the most suitable form of the automation testing? अब API testing क्यों करते हैं कि API करने के लिए? तो बेसिकली API टेस्टिंग ही मेन इंपॉर्टेंट है, समझा कि API हाँ काम करता है नहीं करता है, तभी तो वो जो वेब एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। हाँ फ्रंट एंड डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर को इजी हो जाता है, या उसको उससे रिलेटेड। कम टेस्टिंग करना पड़ता है। हाँ, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एपीआई टेस्टिंग कंसीडर्ड सुटेबल फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ओके, एपीआई ऑफर ए कंसिस्टेंट वे टू इंटरेक्ट विद सॉफ्टवेयर which helps test stay unaffected by the changes in the user interface। अब यूजर इंटरफेस वही हो गया, बेबी यूआई हो गया, उसको बिना कुछ किए टेस्ट किए हुए ही तुम अपना एपीआई को हिट कर ले रहे हो, कंसिस्टेंसी सारा कुछ चेक कर पा रहे हो, सिक्योरिटी रिलेटेड थिंग, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वाट एवर रिक्वायर्ड, तुम बिना बेबी यूआई के ही चेक कर पा रहे हो, तो बेबी यूआई को इफेक्ट नहीं करता है। एपीआई टेस्ट रन फास्टर। अब देखो तुम रन कराने जाओगे एपीआई से, एपीआई नहीं बेबी यूआई से, तो टाइम लगेगा, यूजर नाम पासवर्ड ये वो डालो, ऐसे डालो, फिर रजिस्टर करो, फिर वो आइटम बुक करो, ऐड टू कार्ट करो, पेमेंट करो, ये सब तो टाइम लगेगा। लेकिन एपीआई से रिक्वेस्ट भेजेगा ना, तो ये फास्टर होता है, डायरेक्ट वैल्यू डालो, हिट करो, तुम्हारा रिस्पॉन्स आ जाएगा, क्या हुआ। ओके ओके, ओके। और उसमें स्टेप होता है ना, ये करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाए, तो 10 मिनट लगेगा, इसमें 1 मिनट में अगर रिक्वेस्ट बॉडी सही है तो ये एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ जाता है। ओके, तो एपीआई टेस्ट रन फास्टर देन कैन चेक मेनी डिफरेंट सिचुएशन क्विकली एंड इफेक्टिवली। ओके, एंड ऑटोमेटिंग एपीआई टेस्ट हेल्प कैच बग। अब एपीआई रिलेटेड मेन तो एपीआई ही है ना, कि तुम डेटाबेस काम कर रहा है कि नहीं तुम्हारा, एसक्यूएल है क्या, कोई डेटाबेस है, पोस्ट ग्रेवल है, वो तुम्हारा एपीआई सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसी में मेन बग फाइंड होता है। ये वेब यूआई में क्या फाइंड आता है, वो तो तुम देखेगा, हाँ एरर मैसेज आ रहा है कि नहीं, वैल्यू ये आ रहा है कि नहीं, लेंथ हो रहा है कि नहीं, जहाँ पे मोबाइल नंबर चाहिए हम वहाँ पे डाल दिए, स्टार स्टार डालिए, @ सिंबल डालिए, तो वो तो यूआई का वैलिडेशन हो गया। लेकिन मेन बग जो तो आता है सर्वर से ही कर रहा है ना, आता है डेटाबेस से रिलेटेड ही आता है, वही API test help catch bug early in the development process. Okay, and API tests are easier to take care of and are less likely to break compared to test focus on the user interface. Okay, इसको छोड़ देता। Kinds of the bug API testing would be find, किस तरह का बग तुम आता है। ओके, तो बग बेसिकली बग उसमें क्या आता है कि तुम जो इनकरेक्ट डेटा दे रहा है। ओके, इनकरेक्ट डेटा एंड वैलिडेशन। अब तुम जो वैलिडेशन तो इनकरेक्ट डेटा दे देगा तो वैलिडेशन क्या आएगा, रॉन्ग ही आएगा ना, तो उसको वैलिडेट करना है कि रिस्पॉन्स बॉडी में हमको क्या क्या चाहिए। ओके, तो रिस्पॉन्स बॉडी में वो चेक करते हैं, तो मेनली यहाँ से एरर आता है कि हम डेटा गलत, इनकरेक्ट डेटा हैंडलिंग एंड वैलिडेशन। ओके, इशू विथ रिस्पॉन्स कोड एंड मैसेज। अब क्या, अब मान लो डेटा तो तुम्हारा चलो इनकरेक्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं है, बट दूसरा वैलिडेशन करते हैं कि रिस्पॉन्स कोड आएगा, तो उस पर क्या मेरा हम माई एक्सपेक्टेशन इज 201, बट फ्रॉम द सर्वर आई गॉट 500 सर्वर एरर, तो रिस्पॉन्स कोड चेक करते हैं, क्या मैसेज आया, मैसेज भी चेक करते हैं। ओके, अब प्रॉब्लम विथ रिक्वेस्ट पैरामीटर। अब हाँ, पैरामीटर तुम पास करने जाओगे तो क्या रिक्वेस्ट पैरामीटर, जब रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हो तो पैरामीटर में क्या पास कर रहे हो, क्या ऑथराइजेशन है, क्या हेडर है, तुम्हारा रिक्वेस्ट बॉडी है जेसन का है, कंटेंट टाइप जेसन, कंटेंट टाइप जेसन टाइप है, और तुम वहां पर सेलेक्ट कर दिया XML सेलेक्ट कर दिया, तो उसमें भी एरर आ सकता है। तो प्रॉब्लम विथ रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट पैरामीटर एंड हेडर्स। ओके, तो ये सब सारा समझ में आएगा तुमको, तुमको 3 वीडियो कर लेगा ना, तो ये सब सारा चीज समझ में आएगा। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, पैरामीटर हिट ये सब पता चलेगा, तुम पैरामीटर किसको कहते हैं, हेडर किसको कहते हैं, वो बताएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, तुम वीडियो करो, सारा सब समझ में आएगा। तुम अभी खाली तुम समझो कि ये स्मोक टेस्टिंग कर रहा है खाली, हाँ ये है बस समझ रहा है। ओके, फिर उसके बाद ऑथराइजेशन देखो, सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। बेसिकली जब जो तुम एपीआई पोस्ट किसको देना है, गेट किसको देना है, डिलीट सबको डिलीट नहीं दे सकते, सबको अपडेट नहीं कर सकते हैं, दे सकते हैं, सारे यूजर को नहीं देख सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होता है, तो उसमें बियरर टोकन आता है, ऑथेंटिकेशन ऑथ लगाते हैं, तो किसको देना है, तो वो बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेट करते हैं। परफॉर्मेंस, बोटलनेक एंड स्टेबिलिटी। अब तुम्हारा स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि नेक टू नेक चेक करते हैं कि वो उसका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर अगर करेगा तो क्या उसका आएगा। अब ये जो देखो सर्वर एरर, बेसिकली देखो, बेसिकली देखो क्या है, चेक करते हैं, ये डायरेक्ट बता दिया है कि क्या यूजर फेस करता है, उतना ही बताया है स्टेटस कोड। ओके, इसको डिस्कशन कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जब टेस्टिंग में इतना ही करते हैं। ओके, तो देखो क्या करते हैं कि सर्वर एरर स्टेटस कोड डिस्क्रिप्शन। ओके, 200 ओके, ओके मींस कि द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुली, रिक्वेस्ट इंसर्टेड हो गया। ओके, नहीं नहीं, रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुली। ओके, लेकिन अगर 201 क्रिएटेड होगा, द रिक्वेस्ट रिजल्ट इन न्यू रिसोर्सेज बीइंग सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये नया रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया तो 201 आएगा। और 200 हो गया मैंने रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली का देता है। ओके, 204 देता है नो कंटेंट। अब 204 है तो तुम ये जो तुम रिक्वेस्ट भेज रहा है वो तुम्हारा ये 200 इन्फॉर्मेशनल होता है ना। 204 में बॉडी में कुछ तुम नहीं डालोगे तो शायद 204 आएगा। वो सक्सेस होता है ना। इसका मेन मतलब टू का मतलब टू से 200 रिलेटेड आएगा तो उसका मतलब क्या होता है, सक्सेस होता है। ओके, हाँ, सक्सेस तो होता है। हाँ। हमको लगा इन्फॉर्मेशन 100 इन्फॉर्मेशनल होता है। अच्छा अच्छा। ओके, तो ये हो गया, क्रिएटेड हो गया। अब मान लो 400 आ गया, माने बाइट रिक्वेस्ट है। द सर्वर कुड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट ऑफ्टन ड्यू टू माइलफॉर्म सिंटैक्स मिसिंग पैरामीटर। अब रिक्वेस्ट बॉडी में तुम्हारा गलत है। 401 मतलब अनऑथराइज है, वो यूजर अनऑथराइज है। क्लाइंट मस्ट बी ऑथेंटिकेट इटसेल्फ गेट द रिक्वेस्टेड रिस्पांस। अच्छा, 403 का मतलब हो गया फॉरबिडन हो गया। फॉरबिडन मतलब द क्लाइंट डज नॉट हैव नेसेसरी परमिशन टू एक्सेस द रिक्वेस्ट रिसोर्सेज। अब जो फॉरबिडन मतलब कि जो भी रिक्वेस्ट एक्सेस करना चाहता है उस पार्टिकुलर एक्सेस के लिए वो यूजर के पास एक्सेस नहीं है। ओके, 404 नॉट फाइंड मतलब वो तुम्हारा रिक्वेस्ट गलत है, वो पार्टिकुलर रिक्वेस्ट नहीं क्रिएट हुआ है। ओके, 501 इंटरनल सर्वर एरर, a generic error message indicating that an unexpected condition was encountered on the server. Okay, 50 service unavailable, the server is currently unavailable or overloaded and the request cannot be fulfilled. Okay, overloaded, ज्यादा नंबर ऑफ यूजर अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो ओवरलोडेड देगा। 503 सर्विस अनअवेलेबल है तो अनअवेलेबल सर्विस हो जाएगा। जनरली 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 503 कहाँ आता है, जब तुम गवर्नमेंट का फॉर्म भरेगा ना या रिजल्ट देखेगा ना, लाइक आईएससी मैट्रिक का या कुछ गवर्नमेंट का रिजल्ट देखेगा तो उस समय वो यही एरर आता है, सर्वर नॉट फाउंड, नॉट 404 नॉट फाउंड, जनरली नॉट फाउंड आता है और बाकी नहीं तो सर्वर आता है 503 सर्वर नॉट, सर्विस नॉट अवेलेबल, वो पर्टिकुलर सर्विस ओके। अब 200 ओके हो गया, ये बाइट रिक्वेस्ट 401 400 ये सब हो गया। ठीक है, व्हाट इज द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ओके, अच्छा तुम बताओ इसका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। Basically, in software testing, we have two types of testing. One is black box testing, one is white box testing. In black box testing, it is done by test engineers, and white box testing is done by a software developer. In white box testing, each and every line of source code it will test by the developer. Also called it is a unit testing, or it is called as transparent testing, because each and every line of source code developer can see, and he or she can fix the bug. But in black box testing, it is done by test engineer. We can't see the each and every line of source code. We can interact with the web pages, and uh, basically also called as a black box testing, or it is called as ग्रे नहीं, ग्रे बॉक्स तो नहीं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और अरे क्या बोला जाता है, बस यही है। और इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और कुछ है क्या? तो बस हम जो बता रहे हैं देखो वो करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग उसको कहते हैं जो ये बेसिकली टेस्टर करता है। टेस्टर करता है मतलब कि इसको कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं होता है। ओके, खाली फंक्शनैलिटी जानता है, वो चेक करता है। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड डज नॉट नो बाई टेस्टर। ओके, बट व्हाइट टेस्टिंग में एक कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए ताकि यूनिट टेस्टिंग करता है। तो डेवलपर एक्चुअली व्हाइट टेस्टिंग डेवलपर ही करता है यूनिट टेस्टिंग। बेसिकली ये व्हाइट टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग हो गया। तो कोडिंग जानता है तो वो करता है व्हाइट टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर करता है। तो इसको पढ़ते हैं पूरा, पढ़ तो क्या है। What is it? White box testing. Testing where you know how the app or system works inside. अच्छा। ये फंक्शनैलिटी जानता है कैसे काम करता है, एटीएम कैसे काम करता है। तो एटीएम यूज करने वाला जान जाएगा, एटीएम इंसर्ट करो, पासवर्ड डालो, विड्रॉ करो, अमाउंट डालो, पासवर्ड डालो, जो पैसा आएगा पैसा निकलेगा, फिर कैंसिल करो। तो उस यूज करने के लिए जाना। लेकिन इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कौन क्या है कैसे है नहीं है वो नहीं जान रहा है।
तो हम्म, वो जो यूज कर लिया व्हाइट वर्क टेस्टिंग, जो इंटरनल डेवलप किया है वो वो एक्चुअली में इंटरनल जो लिखा है व्हाइट वर्क टेस्टिंग हो गया। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो नहीं जानता, खाली फंक्शनलिटी जानता है, वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आ गया। ठीक है, पढ़ो आगे। In black box testing, testing where we don't care about how the system or app work inside. We are only doing some functionality testing, no? हम्म। ना हाँ, ना, स्मोक टेस्टिंग नहीं, पूरा टेस्टिंग करते हैं। जैसे पूरा टेस्टिंग करते हैं, लेकिन हम फ्लिपकार्ट लोग को फ्लिपकार्ट को कैसे यूज करना है, आइटम सेलेक्ट किए, मान लो आइटम वहाँ पे टी शर्ट सेलेक्ट किए, ओके, टी शर्ट सेलेक्ट हम्म, किए, साइज सेलेक्ट किए, पैसा देख लिए, कंपनी देख लिए कौन सा है, तो चूज करके फिर सेलेक्ट किए, ऐड टू कार्ट करके पेमेंट किए, गूगल पे से पेमेंट किए, फिर ऑर्डर करके आएगा, तो ये यूज करने के लिए आ गया। लेकिन हम्म, इंटरनल ये सब कैसे डेवलप हुआ है नहीं जान रहे ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यूज कर लिया मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्ट। इंटरनल जो टेस्टिंग करता है कोडिंग से रिलेटेड, शुड हैव कोड नॉलेज अबाउट द कोडिंग, तो वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गया, जो यूनिट टेस्टिंग के अंदर में आता है। ओ अच्छा अच्छा। यूनिट टेस्टिंग में क्या वो वही सोर्स, मतलब जो भी कोडिंग किया है एक एक लाइन को कोड टेस्ट करता है क्या? हम्म। हम्म। uh, who does it? Usually done by people who understand the system code like developer. In black box testing, usually done by tester who don't need to understand the code or how the system really works. Where it is used, used when we want to check each part of the system in working as it should. In black box testing, used when we want to check that the system as a whole work finds हम्म। benefits. In white box testing, can find hidden error and improve the system design. Black box testing does not require coding knowledge. हो गया ये खत्म। Hmm. बेसिक खत्म हो गया। अब करते हैं एक और है। कौन सा पहला किया ना, अब दूसरा करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन है, करते हैं इसको। ये सब कोड तुम आगे लिखेगा, ओके। तो देखो, व्हाट इज द रेस्ट एज्योर, रेस्ट एज्योर क्या है। तो बेसिकली रेस्ट एज्योर क्या है कि रेस्ट बाय यूजिंग ऑफ, ये थर्ड पार्टी एपीआई है, ओके। ये Hmm. एपीआई, इसको यूज करके हम ऑटोमेशन करते हैं बाय यूजिंग ऑफ जावा। API automation. हाँ, तो ये जावा का लाइब्रेरी है। एपीआई अच्छा ऑटोमेशन करने के लिए थर्ड पार्टी एपीआई है, बट ये जावा का लाइब्रेरी है, ओके। अच्छा इसको अच्छा। पाइथन के साथ यूज नहीं कर, पाइथन के लिए अलग होता होगा। ओ हाँ, तो ये जाकर तो बेसिकली रिक्वेस्ट एज्योर इज अ जावा लाइब्रेरी डिजाइन सिंपली एंड ऑटोमेटिंग द टेस्टिंग ऑफ रेस्टफुल एपीआई सर्विसेज, ओके। इट प्रोवाइड द डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज डीएसएल, डोमेन स्पेसिफिक राइटिंग द रीडेबल expressive test API endpoints, making it easier to validate response headers and more, okay। ये हो गया। हाउ डू यू रेस्ट एज्योर टू प्रोजेक्ट, कैसे ऐड करोगे, तो देखो सादा डायरेक्ट ये डिपेंडेंसी ऐड कर दिया, ओके। हम्म। ये समझ In गया। the POM class, pom.xml class, we will add this हाँ देखो, ये दोनों rest डिपेंडेंसी ऐड कर दिया रेस्ट के लिए, तो वही yeah, बोल रहे हैं, ओके। ये rest रेस्ट हो assured गया। and rest assured. मैवन प्रोजेक्ट या ग्रेडल में कहीं भी जाके ये डिपेंडेंसी ऐड कर लो, ओके। Hmm. हो गया ना। Hmm. अच्छा, अब हाउ डू यू सेंड द गेट रिक्वेस्ट यूजिंग द रेस्ट, गेट रिक्वेस्ट कैसे सेंड करेगा। आगे फ्रेमवर्क तुम बनाएगा ना, तो सब दिया हुआ है, तो खाली गो थ्रू कर लेते हैं। टू सेंड द गेट रिक्वेस्ट यूजिंग द रेस्ट यू कैन यूज गेट मेथड Hmm. फ्रॉम द रेस्ट एज्योर क्लासेस एपीआई एंड पॉइंट। फॉर एग्जांपल, मान लो क्या करते हैं, तो ये रेस्पॉन्स टू गेट, गेट में यूआरएल पास करते हैं, तो ये डायरेक्ट अभी ये यूआरएल पास करता है। तुम फ्रेमवर्क बनाएगा तो ये यूआरएल तुम पहले क्लास में भी रख, रूट्स क्लास में भी रख सकता है, या इस एपीआई हेड एपीआई को तुम ये कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टी फाइल में भी रख सकता है। देखो, Hmm. जैसे पहले जैसे तुम अपना एपीआई को, तुम अपना इंड पॉइंट्स विथ बेस यूआरएल विथ एंड पॉइंट्स, जो पोस्ट ईच मेथड का पोस्ट गेट अपडेट डिलीट का तुम रख Hmm. सकता है, क्लास में भी रख सकता है, ओके। Hmm. लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है, इसको ऐसे नहीं रखा जाता है, इसको डायरेक्ट हम रखते हैं रूट्स प्रॉपर्टी फाइल में, यहाँ से उठाते हैं, ओके। पोस्ट यूआरएल गेट यूआरएल ये है, तो इस तरह से यहाँ से भी उठा सकते हैं, तो ये बोल रहा है उस तरह। Hmm. गेट यूआरएल हो गया, ये गेट मेथड से गेट यूआरएल करते हैं, ओके। Hmm. अब मान लो कि तुम हाउ डू यू वैलिडेट रेस्पॉन्स यूजिंग द रेस्पॉन्स बॉडी, कैसे आता है, तो देन सेक्शन में जाते हैं। देन सेक्शन में रेस्ट एज्योर प्रोवाइड द वेरियस मेथड रेस्पॉन्स वैलिडेशन यू कैन यूज ऑन द ऑब्जेक्ट टू एग्जर्ट ऑन द स्टेटस कोड हेडर रेस्पॉन्स बॉडी, फॉर एग्जांपल।
तो मान लो कि तो रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स देन के बाद स्टेटस कोड 200 कंटेंट टाइप क्या है उस तरह का वैलिडेट करते हैं। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ, मान लो कि तुम टेस्ट लिखा है, ओके। अब मान लो कि तुम ये कर रहा है, यूजर टेस्ट कर रहा है, देखो कैसे टेस्ट कर रहा है तुम यहाँ पे, है ना, रिस्पॉन्स निकाल लिया। ये पहले यूजर इंट पॉइंट्स बना लिया, क्या क्या करेगा ये मेथड, क्या लेगा, क्या रिस्पॉन्स करेगा, क्या क्या चाहिए इसको, क्या मेथड चाहिए, क्या रिस्पॉन्स आएगा, सब कुछ लिख दिया। अब इसको तुम कॉल कर लो टेस्ट में। तो टेस्ट में मान लो यूजर क्रिएशन का है, तो यूजर से क्रिएट कर लिए, जो फाइल चाहिए दे दिए। अब इसको देखो रिस्पॉन्स डॉट देन के बाद ऑल कर दिए। अभी इसको देखो हम वैलिडेट कर रहे हैं ना, इज नॉट इक्वल टू रिस्पॉन्स स्टेटस कोड विथ 200। तो यही बोलता है कि क्या वैलिडेशन कर रहे हो, कैसे वैलिडेशन करते हो। ये तो स्टेटस कोड का हो गया। फिर बॉडी में मान लो कोई देखना चाहता है तो बॉडी में क्या वैलिडेट करोगे, तो यहीं पे बॉडी का भी वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये स्टेटस कोड वही दिया है, गेट स्टेटस कोड क्या है वो देना है। व्हाट इज द जेसन पाथ इन द रेस्ट एज्योर। अब जेसन पाथ भी एक तरह का थर्ड पार्टी, जेसन पाथ इज ए क्यूरी लैंग्वेज used to traverse query element within the JSON response. REST Azure allow you to use JSON path to extract specific data from JSON response for validation further processing. अच्छा, एक्चुअली क्या करता है कि तुम जो रेस्पॉन्स आया तो जेसन फॉर्मेट में आया है ना। अब जेसन फॉर्मेट में आया है तो जेसन फॉर्मेट को वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में करना होगा ना, तभी वो वैलिडेट कर सकते हैं। डायरेक्ट जेसन का वैल्यू डायरेक्ट नहीं उठाते हैं। तो उसके लिए ये बोला गया है कि रेस्ट एज्योर में एक एक्सट्रैक्ट करके फंक्शन है, एक्सट्रैक्ट फंक्शन कर देंगे और जेसन पाथ डालते हैं, उस फंक्शन के साथ कॉल करते हैं मेथड को। तब उस वैल्यू का ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रैक्ट द डेटा यूजिंग जेसन फाइल एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल। अब जेसन में रिस्पांस जो आया है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ताकि हम वैलिडेट कर सकें, तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। जेसन को तुमको वैलिडेट करना है तो उसको पहले स्ट्रिंग फॉर्मेट में लाने पड़ेगा, अगर तभी कर सकते हो। मतलब बॉडी के बारे में बात हो रहा है, बॉडी को कैसे करोगे, तो बॉडी तो पहले तो जेसन फॉर्मेट में है, अब उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करो तो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखो रिस्पॉन्स आया, मान लो कुछ रिस्पॉन्स आया तुम्हारा, देन व्हाट वांट एक्सट्रैक्ट इन विच फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट। इसका काम क्या है कि जो वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में करेगा, तो गेट स्ट्रिंग जेसन पाथ के अंदर में मेथड है गेट स्ट्रिंग, राइट। अब उसमें तुमको क्या चाहिए, तो की वैल्यू डाल के तुम जो वैल्यू चाहता है ये स्ट्रिंग वेरिएबल बना के वहाँ स्टोर करके फिर असर्शन लगा दो, एक्चुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना। ओके, देन कंप्लीट बॉडी के बारे में बात कर रहा है कि तुम पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे करेगा। ओके, ये सब तुमको समझ में आएगा, तुम घबराना नहीं। ओके, तुम वीडियो करेगा ना, यही सब सेम दिया हुआ है, तुमको समझ में आएगा। ओके, तुम खाली समझना कि हाँ क्या क्या, खाली देखना वर्ड क्या है बस उतना ही। तो हाउ डू यू सेंड द पोस्ट रिक्वेस्ट यूजिंग द रेस्ट एज्योर। पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे सेंड करोगे, तो देखो क्या होता है। तो मान लो गिवन, ये तो अपने रिक्वेस्ट को तीन चीज चाहिए, गिवन, व्हेन, देन। ओके, गिवन में प्री रिक्वेस्ट चाहिए, तो प्री रिक्वेस्ट में क्या चाहिए कि तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है किस टाइप का है, तो एप्लीकेशन जेसन टाइप का है। फिर अगर मान लो कि पोस्ट रिक्वेस्ट है तो तुम्हारा बॉडी चाहिए ना, अरे रिक्वेस्ट बॉडी चाहिए, तो रिक्वेस्ट बॉडी डाल दोगे। अगर पैरामीटर रहेगा तो पैरामीटर तुमको पास करना पड़ेगा, गेट में पैरामीटर पास करना पड़ेगा। किससे तुम फाइंड करना चाहता है, यूजर नेम से या आईडी से या ईमेल आईडी से, तो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। कंटेंट टाइप हो गया, एक्सेप्ट पास करना पड़ेगा, एक्सेप्ट इक्वल टू कंटेंट टाइप जेसन, वो भी पास करना पड़ता है गिवन में ही, अगर रिक्वायर्ड होगा तो। आगे आता है तो बताते हैं। ओके, तो यह है वेन सेक्शन में पास करना पड़ता है कि किस कंडीशन में तुम्हारा, ये तो हो गया प्री रिक्विजिट, बट विच कंडीशन, तो वो इसमें मेथड, डायरेक्ट मेथड डालना पड़ता है और यूआरएल, अंदर में यूआरएल डाल दो। ओके, या तो तुम यूआरएल डायरेक्ट डाल दो, ये हार्ड कोड हो गया, नहीं तो तुम क्लास से डालो, नहीं तो क्लास को कॉल करके डालो, नहीं तो कॉन्फ़िग प्रॉपर्टी से डालो, तो वो सब कंटेनर हो गया। तो ये हो गया वेन सेक्शन। अब तुम देन सेक्शन में तुम क्या टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये स्टेटस कोड है। अब बॉडी में कुछ बॉडी में आएगा तो डॉट बॉडी करके तुम लिखेगा, डॉट बॉडी एक्सट्रैक्ट जेसन पाथ, फिर जो वैल्यू चाहिए वो एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये इस तरह से पास करते हैं। हाउ डू सेंड द पुट एंड डिलीट रिक्वेस्ट विथ रेस्ट एज्योर। अब डिलीट के बारे में और पुट के बारे में। तो पुट मतलब अपडेट होता है, तो देखो गिवन सेक्शन में कंटेंट टाइप तुम्हारा क्या है, एप्लीकेशन जेसन होना चाहिए। बॉडी में तुम तो जब अपडेट कर रहा था तुम्हारा बॉडी चाहिए ना कि क्या अपडेट करना चाहते हो, मतलब 10 गो फील्ड, 10 गो एट्रीब्यूट है, 2 गो अपडेट करना चाहते हो तो तुम बॉडी डालेगा। ओके, देन वेन सेक्शन में तुम अपना रिक्वेस्ट पुट में डाल दो, एंड पॉइंट बेस यूआरएल बिट एंड पॉइंट डाल दो। ओके, देन
देन उसके सेक्शन में देन के सेक्शन में स्टेटस कोड क्या आएगा अपडेट करने के बाद, तो 200 आएगा तो वो कर लेंगे, तुम अपडेट कर लो, या प्लस तुम बॉडी में देखो कि तुम क्या वैल्यू डाला वो आया कि नहीं आया, तो वो चेक कर लो। जैसे तुम मान लो ईमेल आईडी चेंज किया है और डेट ऑफ बर्थ चेंज किया है, तो वो चेंज हुआ कि नहीं प्रीवियस वाला से, तो वो चेक कर लो। तो यहाँ पे बॉडी डॉट एक्सट्राइट डॉट जेसन डॉट वट एवर वैल्यू की वैल्यू यू वांट यू कैन गिव देयर। अब डिलीट करना है, अगर मान लो डिलीट करना कोई रिक्वेस्ट हो तो गिवन में तो कुछ नहीं देना पड़ेगा डिलीट के लिए। डिलीट के लिए कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट यूजर नेम या ईमेल आईडी या यूजर आईडी से पास कर दो। तो गिवन में कुछ नहीं देना रहता है, गिवन खाली छोड़ दिए। वेन सेक्शन में डिलीट मेथड कॉल कर रहा है, बट ये बेस यूआरएल विथ इन पॉइंट्स कॉल कर लिया, ओके। एंड इसके साथ पास करना पड़ता है कि तुम आईडी कौन सा, किस आईडी से तुम कौन से आईडी को डिलीट करना चाहते हो। स्टेटस कोड देख लो क्या है, डिलीट हुआ कि नहीं। 204 204 हो गया, या ओके। व्हाट आर द रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इन रेस्ट एज्योर। अब रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन होता है, ओके। तो ये इंटरनल थोड़ा हो गया, ये नहीं बताया गया है वीडियो में, ये कहीं से दूसरा जगह से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये ऊपर वाला तक बता गया था। रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, बेसिकली रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इन रेस्ट एज्योर प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन फॉर रिक्वेस्ट, ओके। दे कैन इंक्लूड हेडर, क्यूरी, पैरामीटर, ऑथेंटिकेशन, and the report using the request specification help maintain the consistency and reusability across the multiple requests। ये वाला पढ़ो तो तुम। The request specification, what is request specification in REST assured? Request specification is a REST assured or predefined configuration for requests. They can include header, queries, parameter, authentication, and more. Using request specification help maintain consistency and reusability across multiple requests. हाँ, तो ये क्या होता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट इसलिए ये बार बार यूज कर सकते हैं कि हर मेथड के लिए तुम्हारा ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा, ओके। कि वो पर्टिकुलर यूजर के लिए वो यूजर रिक्वेस्ट वो पर्टिकुलर एपीआई हिट करने के लिए वो यूजर ऑथेंटिकेट है कि नहीं। तो इसमें जिसमें ये समझ लो कि बिफोर क्लास है, बिफोर क्लास में जो लिखते हैं ना कुकुम्बर में और टेस्ट जी में, बिफोर क्लास में क्या क्या चाहिए तुमको, है ना। तो जो जो चाहिए वही होता है एपीआई में। एपीआई में ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन में लिख देते हैं तुमको वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए क्या क्या चाहिए। तो मान लो हेडर सेक्शन में तुमको क्या चाहिए, क्यूरी पैरामीटर में क्या पास करेगा, ऑथेंटिकेशन में बीआरएल टोकन डालना पड़ेगा, ऑथ डालना पड़ेगा, ओ ऑथ डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, वो सब सेट करते हैं यहाँ पे, ताकि ये पर्टिकुलर ये रीयूजेबल कंपोनेंट है। ये एक बार सेट कर देंगे तो दूसरे एपीआई के लिए भी यूज कर सकते हैं, लाइक हेडर डिलीट के लिए, पुट के लिए, गेट के लिए, पोस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये उस तरह का है, मतलब बिफोर क्लास में जो जो लिखते हैं ना उसी तरह का ये एपीआई में करते हैं, ओके। हाउ डू यू ऑथेंटिकेट यूजिंग रेस्ट एज्योर। अब ऑथेंटिकेशन कैसे करेगा भाई, तो देखो इसका बेसिक रेस्ट एज्योर सपोर्ट द वेरियस ऑथेंटिकेशन मेथड, फॉर एग्जांपल टू परफॉर्म द बेसिक ऑथेंटिकेशन यू कैन यूज ऑथ, ओके, मेथड अलोंग विद द बेसिक प्रिमिटिव ऑथेंटिकेशन। फॉर एग्जांपल मान लो गिवन सेक्शन में ऑथेंटिकेशन यहीं पे चाहिए तुमको ना, तो मान लो कि ऑथेंटिकेशन ऑथ ये फंक्शन है ऑथ। ऑथ में अगर बेसिक ऑथ है, ऑथ भी 3-4 तरह का ऑथ होता है, देखो बेसिक ऑथ, बॉडी, स्क्रिप्ट, टेस्ट, सेटिंग, टेस्ट, देखो ऑथेंटिकेशन भी बहुत तरीके का ऑथेंटिकेशन होता है। देखो नो ऑथ हो गया, बेसिक ऑथ हो गया, बीआरआर टोकन से, जेडब्ल्यू2 टोकन से, डाइडेड ऑथ हो, ये है वो है, एडब्ल्यूएस सिग्नेचर है, देखो ये एडब्ल्यूएस से, अच्छा एडब्ल्यूएस से अगर बनाता होगा ना एपीआई तो एडब्ल्यूएस सिग्नेचर हो गया। डिफरेंट डिफरेंट तरीका का ऑथेंटिकेशन है, तो तुम्हारे एप्लीकेशन में क्या यूज हुआ है वो सिलेक्ट करके डालना पड़ेगा तुमको, ओके। ये वो कहाँ से मिलेगा, वो सब वो मिलता है पार्टिकुलर, और डेवलपर एंड पॉइंट देता है वो सब हाँ देगा। हाँ वो सब मिलेगा, वो पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन सारे कुछ देता है, वो तुम नहीं कर सकता, वही करेगा। अब what did we did in the REST Azure, तो behavior driven framework Azure writing the test human readable language that closely reusable natural language. It involves the using of given when then to describe the behavior of the under the मेकिंग टेस्ट मोर एक्सप्रेसिव। वो तो बीडीडी फ्रेमवर्क तो पता ही है, नहीं पता है तुमको, कुकुमर का फाइल लिखा है ना तुम।
हाँ हाँ, तो तुमको पता है बीडी वही होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में गिवन वेन स्ट्रक्चर में अपना सिनारियो में फीचर्स फाइल सिनारियो में करके अपना जो रिक्वेस्ट है सिनारियो है वो लिखते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, उसमें कोडिंग ह्यूमन वोडिंग नहीं रीडर होता। फॉर्मेट में, और इसमें पहला होता है तुम्हारा जर्किन लैंग्वेज बोलते हैं उसको। टर्किन लैंग्वेज में होता है, लेकिन तो पहले लिखते हैं हम लोग इसमें फीचर फाइल में, उसका टेस्ट डेफिनेशन में उसका मेथड बनता है। पहले फीचर फाइल में लिखते हैं उसका एग्जैक्ट, फिर वो बनता है। हाँ, इसी को बोलते हैं बिहेवियर डिपेंड। देखो गिवन वेन देन सेक्शन हो गया, हाँ सिनारियो हो गया, तुम लिख रहा है हाँ फीचर्स कौन सा लॉगिन क्रेडेंशियल है। अब हाँ ये जो स्टेप लिखे हैं ये पढ़ के कोई भी पढ़ के समझ जाएगा कि ये टेस्ट केस क्या कर रहा है। हाँ। तो इसी को बोलते हैं बीडीडी फ्रेमवर्क। मेन यही काम है, मेन यही इसका फीचर्स है जो विदाउट टेक्निकल पीपल एंड बिजनेस टीम आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड विदाउट नोइंग द in coding part or more descriptive format। यूजर रीडेबल फॉर्मेट जर्किन लैंग्वेज में कोई भी यूजर इसको समझ सकता है कि ये पर्टिकुलर टेस्ट केस कौन क्या कुछ कर रहा है। ओके, हम्म, हम्म, ये हो गया। अच्छा, हाउ डू यू परफॉर्म क्यूरी पैरामीटर वैलिडेशन इन द रेस्ट यूजर। रेस्ट यूजर में क्यूरी पैरामीटर कैसे करते हैं, तो यू कैन यूज क्यूरी पैरामीटर विद द गिवन सेक्शन में ऐड द क्यूरी पैरामीटर टू रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेशन। यू कैन यूज द देन सेक्शन एज presence ऑफ वैल्यू क्यूरी पैरामीटर इन द रिस्पॉन्स एग्जाम्पल। देखो, अब क्यूरी पैरामीटर के डायरेक्ट क्यूरी पैरामीटर में पास करना पड़ता है, तो डायरेक्ट तुम यहाँ फंक्शन कर दो। इन क्यूरी पैरामीटर फंक्शन यूज होता है गिवन सेक्शन में, है ना। तो इसमें जो क्यूरी पैरामीटर में की वैल्यू के पेयर में फॉर्म में डालो कि क्या क्यूरी तुम्हारा की है उसका वैल्यू क्या है, तो गिवन सेक्शन में डालना पड़ता है क्यूरी पैरम। ओके, अब इन सेक्शन में तो वही मेथड डाल दो। देन सेक्शन में स्टेटस चेक कर लो कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, तो स्टेटस के में तुम्हारा स्टेटस कोड चेक कर लो, प्लस बॉडी में तुम चेक कर लो कि बॉडी में तुम क्या वैल्यू है पर्टिकुलर। मान लो ईमेल आईडी है इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू तुम्हारा क्या है, तो वो चेक कर लो। बॉडी पार्ट में अगर 4-5 को चेक करना चाहता है तो चेक कर लो। तो ये हो गया। व्हाट इज द रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन इन द रेस्ट। वहाँ रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन था, यहाँ रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन है। ओके, तो यहाँ पे बोलता है कि रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन इज द रेस्ट एज्योर इज प्री डिफाइंड configuration for response validation. It allow you to specify the assertion and expectation that are applied in the response during the consistent validation across the multiple tests। वही हो गया कि वो रिक्वेस्ट के लिए होता है, ये रेस्पॉन्स के लिए होता है। बट रेस्पॉन्स आने से पहले प्री रिक्विजिट पहले ही सेट कर लेते हैं, प्री डिफाइंड होता है। कुछ चीज होता होगा जैसे मान लो कि रेस्पॉन्स टाइम, कितना रेस्पॉन्स टाइम है चाहिए हमको, तो वो पहले से सेट करके चेक कर लेते हैं। वो मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए चेक टेस्ट कर सकते हैं। ओके, हाउ डू यू रेस्पॉन्स द स्पेसिफिकेशन इन द रेस्ट एज्योर। हाउ डू यू यूज रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन इन द टू यूज रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन यू कैन डिफाइन यूजिंग द responses builder class then approve expect okay method in the then section request these responses। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है, रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन में क्या चाहिए हमको, न्यू रेस्पॉन्स स्पेस। अच्छा, रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन में ये खोलते हैं, रेस्पॉन्स स्पेक बिल्डर करते हैं। ओके, अब इसमें क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड 200 होना चाहिए, या बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है ना। एक्सपेक्टेड कंटेंट क्या चाहिए, ये तो फिक्स है कि कंटेंट टाइप हमको जेसन चाहिए, फिर बिल्ड कर दो। ओके, आप गिवन सेक्शन में कुछ नहीं, वेन में ये यूआरएल है, ये देन सेक्शन में तुम कॉल कर लो उसको, डॉट स्पेक कॉल करके रेस्पॉन्स स्पेक कॉल कर लो कि हमको ये सब चाहिए ही चाहिए, क्या स्टेटस कोड ये चाहिए, एक्सपेक्टेड कंटेंट टाइप ये चाहिए, बिल्ड चाहिए, तो ये सब चाहिए ही चाहिए, प्री डिफाइंड है। तो इसमें देन सेक्शन में कॉल कर लो, और प्लस जो आने के बाद आएगा वैलिडेशन, और तुमको क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे डाल दो। ओके, हाउ डू यू हैंडल टाइम आउट इन द रेस्ट एज्योर। अब रेस्ट एज्योर में टाइम आउट एक्सेप्शन होता है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए टाइम दिया हुआ रहता है, उसी टाइम में तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो एक्सपायर कर जाता है, वो बियरर टोकन एक्सपायर कर जाता है। तो यहाँ पे रेस्ट एज्योर अलाउ यू टू सेट द टाइम आउट वैल्यू यूजिंग द गिवन सेक्शन। अच्छा, टाइम आउट गिवन सेक्शन में सेट करते हैं ब्रदर। गिवन सेक्शन में हाँ, गिवन for example, you can use timeout method to define the connection and request timeout for the instances। Okay, given section में दे दो timeout connection timeout 5000, read timeout 5000। तो ये बेसिकली टाइमआउट के लिए सेक्शन को अगर सिलेक्ट करना है तो गिवन सेक्शन में सेट करेंगे, है ना। ओके,
ओके, कोई बात नहीं है। अब इसमें रूट पाथ क्या, व्हाट इज द रूट पाथ फीचर्स इन द रेस्ट एज्योर? रूट पाथ क्या होता है? द रूट पाथ फीचर्स रेस्ट एज्योर अलाउ यू टू स्पेसिफाई ए डिफॉल्ट पाथ दैट इज इन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सट्रैक्शन डेटा यूजिंग जेसन पाथ expression. This can simplify root data extraction dealing with a complex JSON structure. Okay, देखो रूट पाइड यही हो गया कि तुम जो डिफॉल्ट है ना, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा बेस यूआरएल को ही रूट पाथ बोलेंगे। बेस यूआरएल को, अच्छा। देखो ये रूट पाथ हो जाएगा ना तुम्हारा, सब के लिए ये रूट पाथ हो गया ना, सारे के लिए, पोस्ट गेट अपडेट के लिए ये रूट हो गया। अब बाकी हाँ, बेस ये तुम्हारा एंड पॉइंट। इन पॉइंट सोर्स हो गया, एवरी ईच एंड एवरी रूट पाथ के लिए ये इन पॉइंट्स हो गया। हाँ, सही है। एवरी मेथड। रूट पाथ भी बोल सकते हैं या बेसिक यूआरएल। रूट में कौन सा होगा, वो बेस यूआरएल होगा कि एंड पॉइंट होगा? बेस यूआरएल होगा, रूट खाली पाथ। बेस यूआरएल। हाँ, रूट पाथ होगा। व्हाट इज रूट पाथ? लाइक इट इज अ बेस यूआरएल। हाँ हाँ, ताकि तुम देखो इन पॉइंट्स में तुम इन पॉइंट्स इजी नहीं है, ये तो दिया हुआ है ना, यूजर नेम खाली दे दिया वो, लेकिन वो तुम्हारा मान लो क्यूरी पैरामीटर रहा, क्यूरी पास करना पड़ेगा तब वैल्यू आएगा, तब क्यूरी पास करना पड़ेगा, क्यूरी पैराम पास करना पड़ेगा, कभी कभी नाम ईमेल आईडी पास करना पड़ता है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा पास करना पड़ता है। तो जब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तुम्हारा यूआरएल कम से कम हो जाएगा, तो वहाँ पे डील करने के लिए ये सही है कि बेस यूआरएल को अलग कर दो और इन पॉइंट्स को अलग कर दो, ताकि तुमको समझ आए कि कौन क्या है। एक वही साथ वही अलग। बोल रहा है क्या? हाँ इसमें वही बोल रहा है क्या? हाँ हाँ अलग। हाँ रुको हाँ। रुको, मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा। हम्म, The root path feature in REST assured allow you to specify the default path that is used in starting point for extracting data using JSON path expressor. This can simplify data extraction when dealing with complex JSON. Okay, होगा कुछ देखेंगे। हाँ बाद में देखेंगे इसको। हाउ डू यू हैंडल एसएसएल रिक्वेस्ट? एक सिंगल साइन ऑन रिक्वेस्ट है ना, रेस्ट जो हैंडल एसएसएल बाय डिफॉल्ट, बाय अच्छा रेस्ट जो बाय डिफॉल्ट डील कर लेता है, ओके कोई जरूरत नहीं है रेस्ट जो के में बाय डिफॉल्ट। हाउएवर इफ यू नीड वर्क विथ सेल्फ साइन सर्टिफिकेशन, सेल्फ इसको अच्छा एसएसएल का मतलब सेल्फ साइन सर्टिफिकेशन होता है ब्रो। एल सेल्फ दिया साइन, एल दिया ना। सेल्फ साइन सर्टिफिकेशन और सेल्फ साइन ट्रस्ट स्टोर। ट्रस्टर। यू कॉन्फ़िगर एसएसएल यूजिंग द ट्रस्ट स्टोर। अच्छा, ट्रस्ट स्टोर फंक्शन है। हाँ, अ, उसमें अ, SSL स्टोर होगा। या रिलैक्स्ड एचटीटीपी एस वैलिडेशन मेथड विद इन द गिवन सेक्शन। अच्छा, इसको भी गिवन सेक्शन में ही यूज करते हैं। तो ट्रस्ट स्टोर होता है या रिलैक्स, ये दो फंक्शन है। तो देख लो ना SSL क्या है जाके नेट में, उसका मतलब क्या है, और उसके लिए हम लोग तो यूज करते हैं ट्रस्ट स्टोर या रिलैक्स HTTP वैलिडेशन। SSL इन रेस्ट assured। हाँ, ये सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल इंक्वायर द ऑथेंटिकेट डेटा सेंट ओवर द इंटरनेट, यही है एसएसएल सर्टिफिकेशन। मतलब जो डेटा इंटरनेट पे जा रहा है तो वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ऑथेंटिकेट मतलब? ऑथेंटिकेट मतलब कोई यूजर कौन यूजर उसको पोस्ट कर रहा है, सर्वर में डाल रहा है। जैसे मान लो तू तू ये ऑनलाइन ऑर्डर में करने जा रहा है, तो कोई भी ऑर्डर ऑर्डर करने से पहले वो यूजर क्रिएट करना पड़ता है ना। मान लो कि किसी का मोबाइल नंबर करके ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, तभी तो जान पाएगा ना कि ये यूजर ने ये ऑर्डर किया है। तो वो ऑथेंटिकेशन टाइप का करता है कि ऑथेंटिकेशन यूजर ऑथेंटिकेट होना चाहिए, तभी तुम पोस्ट कर सकता है, गेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है अलग अलग। सबको सबको सब नहीं मिलता है। मतलब अब मान लो कि स्टोर में कितना कितना टी शर्ट है, ऑर्डर हो रहा है 5 हो गया, 10 है, 5 और बचा हुआ है, ऑर्डर आ गया 15 का, तो वो ऑर्डर नहीं देगा ना। नहीं। तो बैकेंड से वो डील होता है कि कितना नंबर ऑफ है, क्या है, ऑथेंटिकेट करता है वो पर्टिकुलर आइटम जब खत्म हो जाएगा तो वो लिस्ट से हटा देगा। ऐसा कुछ रहता है। ठीक है। व्हाट इज द लॉग इन द रेस्ट एज्योर? लॉग करने से बेसिकली द लॉग मेथड रेस्ट एज्योर इज यूज्ड टू लॉगिंग द रिक्वेस्ट एंड response detail. It can help diagnosis issue with the provide the insight into the interaction with the API. ये डायग्नोसिस बेसिकली लॉग का मतलब डायग्नोसिस ही होता है। लॉग फाइल लॉग जो लॉगर हम लोग लगाते हैं डायग्नोसिस करने के लिए ना, कि जब एरर और प्रोडक्शन में एरर हो तो हम क्या करें, जब लॉग फाइल चेक करके हम चेक कर सके कि कहाँ पे मेरा एरर है, क्योंकि कोड तो बहुत सारा है लेकिन हमको एग्जैक्ट पॉइंट पे जाना पड़ेगा ना।
तो हम्म मान लो कोई डेवलपर है, कोई लॉन्ग टर्म तक काम नहीं कर रहा है, नया डेवलपर आया है, तो कैसे समझ पाएगा? तो लॉग फाइल से ही देखेगा कि अच्छा ये प्रोडक्शन में ये इशू आ गया, यहाँ पे जाना है, यहाँ है, उसको सारा कोड देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हम्म। है, तो इस तरह से ही एपीआई में ही रेस्ट में लॉग 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 ये फंक्शन है। देखो यहाँ पे लॉग हम यूज कर रहे हैं। देखो देखो रेस्पॉन्स देन लॉग डॉल ऑल, इसका मतलब होता है कि ये कंसोल में सारा करेगा कि क्या क्या है, क्या 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 स्टेप में गया है, कहाँ पे मेरा किस पॉइंट पे मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड नहीं है, रजिस्ट्रेशन कोड रॉन्ग रजिस्ट्रेशन कोड आ रहा है, चाहिए मेरा 200 आ रहा है 400, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट बताता है कंसोल पे। तो यहाँ पे लॉग मेथड इसलिए यूज करते हैं फॉर डिबगिंग पर्पस। whatever the request I created, by using of log we can diagnose our request, our response। आवर रेस्पॉन्स। ये हो गया। तो क्या हो गया, हाँ तो लॉग ये हो इसमें गया। वो वाला नहीं लिखते, लॉगर डॉट इन्फो करके मैसेज नहीं लिखते? हाँ तो लॉग, वो लॉगर अलग हो गया, तो इसमें अच्छा। लिखेंगे। ये लॉगर तो तुम्हारे लिए हो गया, तुम समझेगा। हम्म। सारा हाँ कुछ हाँ। तो सारा कुछ तो मेरे को ही समझना है नहीं। है क्या? कह रहे कि सारा कुछ तो टेस्टर डेवलपर को ही समझना है। कह रहे कि हम्म। देखो ये लॉगर यूज करते हैं, तो ये हाँ हाँ ये तो पॉइंट पता चल जाएगा ना कि इस फंक्शन में एरर आया है, हाँ हाँ लेकिन हाँ। इस लॉग से पता चलेगा कि एक्चुअल में सर्वर में क्लाइंट में क्या एरर आया है, वो पता चलता है। वो अच्छा, क्लाइंट और सर्वर में। हाँ वहां से एरर आता है कि हाँ 404 है, 402 है, 20500 है, वो हाँ अलग है। तुम लॉग, ये लॉग तुम दे रहा है तो मतलब ये तुम अपने फायदा के लिए दे रहा है कि हाँ। अगर इससे रिलेटेड कहीं पे एरर आएगा तो तुम चला जाएगा कि अरे भाई इस फंक्शन में गलत हो रहा है भाई, इसको चेक करते हैं। ओके। तो ये तुम हो गया, ये हो गया ओवरऑल देख लिया कि अच्छा हम्म यहाँ पे जाके चेक होगा। वो बताएगा कि नहीं एग्जैक्ट पॉइंट किस रीजन से कहाँ पे एरर आ रहा है तुम्हारा, हम्म। उसको डायग्नोसिस करो, ओ अच्छा अच्छा। है ना। हम्म। ये हो गया। हाँ हो गया। हाउ डू यू सेट द हेडर, हेडर। हाँ तो अब चेक करो कि तुम हाउ डू यू सेट द हेडर रेस्ट एज्योर। अब रेस्ट एज्योर में हेडर कैसे सेट करते हैं, तो हेडर में गिवन, हेडर वाला सेक्शन भी, हेडर सेक्शन गिवन सेक्शन में ही जाता है। ओके तो देखो गिवन हेडर सेक्शन में अब तुम डाल दो कंटेंट टाइप तुम्हारा क्या है, ऑथराइजेशन क्या है, बीआरओ टोकन डालना है डालो बीआरओ टोकन, और कंटेंट तुम्हारा कंटेंट किस फॉर्मेट में है, तो एप्लीकेशन जो जेसन है, फिर तुम एक्सेप्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट कंटेंट टाइप तुम्हारा क्या है, जेसन फॉर्मेट में है, वो कर सकता है। वेन में गेट यूआरएल हो गया। ये करते करते ये प्रैक्टिस से ही आएगा, समझा। 4-5 बार फ्रेमवर्क बनाएगा ना तो याद हो जाएगा कि अच्छा यहाँ यूज करते हैं, यहाँ यूज करते हैं। ओके हाँ तो हाँ। इसलिए टेंशन मत लेना तुम। ओके हम्म तुम खाली तो खाली तुम देखो कि क्या गो थ्रू कर रहा है ये। व्हाट इज हम्म। द डिफरेंस बिटवीन गिवन वेन देन रेस्ट, अब ये बता दो। तो गिवन, तो चलो बताओ क्या है गिवन वेन देन, क्या डिफरेंस। Even we will just launch the URL in when we will ना ना pass the ना ना, गिवन में प्री रिक्विजिट, prerequisite. उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए क्या क्या चाहिए, हेडर चाहिए, पैरामीटर चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए, कंटेंट टाइप चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो गिवन सेक्शन में होता है। बॉडी Okay. चाहिए, अगर मान लो पोस्ट रिक्वेस्ट है तो बॉडी चाहिए, अपडेट रिक्वेस्ट है तो बॉडी चाहिए, तो बॉडी इसमें पास करते हैं। हाँ In REST assured, we will use given method. So we will pass the prerequisite like body, base URL, all these things we can pass in the given. In when we will pass the data, data ना ना body pass करते हैं. बॉडी पास करते हैं हाँ। Okay. In when section we will pass the body. In then section we will see the response. Check the validation. We will do the validation like we will check the status code. Status code, body of the part, in the response body, whatever the attribute is Response there, body. we can check there also।
ये हो गया उसका मतलब यह। व्हाट इज द बीडीडी इन द रेस्ट एज्योर? बीडीडी इन द रेस्ट एज्योर रेफर द राइटिंग द टेस्ट इन द ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, ओके, दैट इज कॉल्ड जर्किन लैंग्वेज। बिहेवियर ड्रिवन बीडीडी में बिहेवियर ड्रिवन development, okay, हाँ, like closely resemble natural language. It is just like natural language, okay. It involves the using method like given when then section, okay, to describe the behavior of the API, understand making test more expressive, like that is more understandable, more expressive, that one understandable, that code, that particular step human readable format which understandable by any people like business team who does not have the coding or internal knowledge of the application. They directly know about the functionality by using by seeing the BDD written script. Okay, how can you effectively manage the dynamic value such as timestamp when validating the response using the REST Azure? How टाइम स्टॉप को कैसे कैसे डील करते हैं, ओके। तो टू हैंडल द डायनेमिक वैल्यू लाइक टाइम स्टेप ड्यूरिंग द रिस्पांस वैलिडेशन विथ टाइम स्टेप मतलब समझ रहा है ना कि एक रिक्वेस्ट को करने में कितना रिस्पांस टाइम लग रहा है। अच्छा, रुको एक मिनट रुको, तो 1 मिनट में आ रहा है। हेलो। हाँ, तो यहाँ पे देखो कि इफेक्टिवली डायनेमिक वैल्यू एज ए टाइम स्टैम्प क्या है। तो डायनेमिक वैल्यू को डील करने के लिए डायरेक्टली यूज करते हैं देन सेक्शन में, ठीक है। देन सेक्शन में एजर्ट डेट बॉडी में डालते हैं। बॉडी में क्या टाइम स्टैम्प वैल्यू, ये तो टाइम स्टैम्प जो आएगा ये एट्रीब्यूट वैल्यू है की वैल्यू पेयर में। तो टाइम स्टैम्प हम मैचेज रिजेक्ट्स रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करके करते हैं, ओके। टाइम स्टॉप को डील करने के लिए देन सेक्शन में हम बॉडी सेक्शन में टाइम स्टैम्प और टाइम स्टैम्प में मैचेज रेगुलर एक्सप्रेशन करते हैं, ओके। हाउ कैन यू वैलिडेट ए न्यूमेरिक रिस्पॉन्स यूजिंग द रेस्ट एज्योर? अब न्यूमेरिक वैल्यू को डील करने के लिए तो टू न्यूमेरिक वैल्यू रेस्ट एज्योर इक्वल टू फंक्शन है इक्वल टू यूज करते हैं, ओके। यू कैन इम्प्लाई अच्छा हेमक्रिस्ट मैचर एक डिपेंडेंसी यू कैन इम्प्लाई है हेमक्रिस्ट मैचर करके एक डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी है, समझा। इसको ऐड करना पड़ता है पॉम डॉट एक्शन में। हाँ, उसमें इक्वल टू मेथड है, उसको यूज करके करते हैं। तो देखो हेमरेस्ट में ये इक्वल टू मेथड है, तो इसको हेमकर मेथड इक्वल टू कहाँ यूज करते हैं? बॉडी में यूज करते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब वही फोन नंबर वगैरह को ना? हाँ हाँ, वही फोन नंबर, एज, ये सब देखते हैं। आगे देखते हैं क्या आता है। तो देखो वैलिडेटिंग द न्यूमेरिक रिस्पांस रेस्ट यूजर गिवन व्हेन गेट देन सेक्शन आ गया एजर्ट डेट। अब देन सेक्शन में ही वैलिडेट करते हैं। तो स्टेटस का 200 हो गया, ओके। बॉडी पार्ट में न्यूमेरिक इक्वल टू देखो 42 न्यूमेरिक फील्ड हो गया। न्यूमेरिक फील्ड में इक्वल टू क्या है? 42 चेक कर रहा है। तो इक्वल टू मेथड कहाँ है? हेमक्रस्ट में है ना। तो ये चेक करते हैं, ओके। अब ये करते हैं हाउ डज रेस्ट एज्योर हैंडल यूनिकोड कैरेक्टर Unicode when testing API. REST Azure automatically manage the Unicode character in the both request and response. Typically, no additional configuration or handling is necessary. अच्छा, ये ऑटोमेटिकली करता है, ठीक है, यूनिकोड वाला वैल्यू। इसके लिए पर्टिकुलर कुछ करना नहीं पड़ता है। तो बेसिकली क्या लिखा है? REST Azure बेस URL ये हो गया, ओके। रिस्पॉन्स क्या हो गया? इंड पॉइंट हो गया। रिस्पॉन्स गेट बॉडी एज ए स्ट्रिंग। देखो ये एज ए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेना पड़ता है। तुम्हारा आ रहा है, बॉडी आ रहा है ये जेसन में, लेकिन स्ट्रिंग में लाने के बाद ही तुम वैलिडेट कर पाएगा। देखो स्ट्रिंग में ले आया तो रिस्पॉन्स बॉडी आ गया तुम्हारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अब तुम जो भी है, मान लो 10 एट्रीब्यूट है तो तुम चेक कर लो रिस्पॉन्स बॉडी में वैलिडेट करो। ये अभी तो प्रिंट कर रहा है, तुम वैलिडेट कर लो।
अब डिस्क्राइब हाउ टू परफॉर्म द हेड रिक्वेस्ट यूजिंग द रेस्ट यूजर। अब हेड रिक्वेस्ट को क्या कैसे करते हैं, तो बेस यूआरएल ये हो गया हेड रिक्वेस्ट एजूर हेड रिक्वेस्ट रिसोर्सेस, डायरेक्ट रेस्ट एजूर में फंक्शन है हेड रिसोर्सेस यूज कर लेते हैं। ओके अब इसका स्टेटस कोड तुम ले लो, रेस्पॉन्स स्टेटस कोड गेट स्टेटस कोड, इसको प्रिंट कर दो। अरे यार, अब ये डिस्क्राइब हाउ टू एक्सट्रैक्ट द रिस्पॉन्स टाइम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्स यूजिंग द डिस्क्राइब हाउ टू एक्सट्रैक्ट द रिस्पॉन्स। अब एक्सट्रैक्ट करने के रिस्पॉन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो पता है ना, जो हाउ टू एक्सट्रैक्ट रिस्पांस टाइम फ्रॉम रिस्पॉन्स टाइम बोल रहा है, रिस्पॉन्स बॉडी हम समझ गए। ओके रिस्पॉन्स टाइम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो डायरेक्ट में रिस्पॉन्स टाइम ही है फंक्शन। देखो क्या किया है, रिस्पॉन्स रेस्ट एज्योर गेट कर दिया, गेट करने के बाद अब रिस्पॉन्स में क्या है, टाइम है। इस टाइम को डायरेक्ट तुम लॉन्ग वैल्यू में लॉन्ग टाइम रिस्पॉन्स टाइम में सेव कर लो, तो ये शो कर देगा कितना टाइम लगा एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। सही है। ये भाई करना पड़ेगा 2-4 बार, तो हमको थोड़ा बहुत समझ में करना पड़ेगा दो भाई। चार बहुत कुछ समझ में पढ़ लिए, समझ में आया, याद नहीं आएगा, समझा इंटरव्यू में करना पड़ेगा और थोड़ा उसको हम practice खाली फ्रेमवर्क में 3-4 बार फ्रेमवर्क बनाया है ना, तो फ्रेमवर्क से हम आंसर करेंगे। ये नहीं, ये जो आएगा नहीं करेंगे ना 4-5 बार तो नहीं आएगा, हम समझ गए। ये पहला बार कर रहे हैं, ठीक है अच्छा भाई, थोड़ा ध्यान दे भाई, ध्यान देना पड़ेगा असरार भाई। ये हो गया एपीआई का क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं जावा का कोड है। जावा कोड देखो भाई, डिस्कशन करना पड़ेगा। एक प्रोग्राम करें क्या, हाँ देखो क्या है प्रोग्राम का नाम क्या है? डुप्लीकेट वर्ड फाइंड करने बोल रहा है। हाँ देखो देखो मेनली हमको इसमें बोल रहा है ना कि आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और डुप्लीकेट वर्ड निकालना है इसमें से। तो कैसे डुप्लीकेट वर्ड निकालना है वर्ड? अच्छा बिग जैसे बिग है तो बिग है कि नहीं है इसमें, बिग आगे यहाँ भी है, यहाँ भी है, बिग है, तो बिग डुप्लीकेट एलिमेंट हो गया। ब्लैक है कि नहीं, ब्लैक भी है, बग नहीं है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो डुप्लीकेट फाइंड करना है, तो पहले इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, काउंट करने के लिए, काउंट करना है ना,
कितना नंबर ऑफ ये रिटर्न कराएंगे, कितना 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 वर्ड इसमें से डुप्लीकेट है, ठीक अच्छा। है। तो काउंट कर, इंटीजर वैल्यू लेनी है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, पहले जो स्ट्रिंग है मेरा, ये जो स्ट्रिंग है इसको कन्वर्ट कर लें सारा को लोअर केस में, ठीक है, या लोअर केस में या अपर केस में कर लो। तो सारा को लोअर में कर दिए, ये स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग में चला गया। ओके, अब क्या कर रहे हैं, अब स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहे हैं स्पेस से। ओके, अब स्पेस के स्प्लिट करने के बाद ये इसको एरे में स्टोर कर रहे हैं। ओके, अब ये स्टोर हो गया भाई लोग, अब इसको स्ट्रिंग प्रिंट कर। एरे, हाँ स्ट्रिंग एरे में, खाली एरे नहीं, स्ट्रिंग एरे में स्टोर हो रहा हाँ, स्ट्रिंग एरे में, हाँ स्ट्रिंग एरे में स्टोर कर रहे हैं इस वैल्यू को। ओके, अब इसको क्या कर रहे हैं, फोर लूप, अब इसको लेंथ निकालेंगे कितना, इस एरे का लेंथ कितना है उतना तक लूप चलाएंगे। तो देखो 0 से वर्ड ऑफ द लेंथ तक लूप चला। ओके, अब काउंटर बना दिया कि अब देखो काउंटर बंद कर दिया यहाँ पे, ठीक है। काउंटर बंद करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे i+1 रूप से है, जैसे इसका इसको कंपेयर करेंगे इससे, है ना, इसको कंपेयर करेंगे इससे, इसको कंपेयर करेंगे इससे। तो ये वन i+1 ये होगा, 2 लूप चलेगा। तो ये 0 है, ये i+1 चलेगा। अब देखेंगे, चेक करेंगे, इफ बर्ड ऑफ आई, जो बर्ड ऑफ आई इक्वल टू बर्ड ऑफ जे, मतलब ये बर्ड इसके इक्वल है कि नहीं इक्वल है, ठीक है। अच्छा फिर ये वर्ड चेक करेंगे, इसके इक्वल है कि नहीं, बग के इक्वल, बिग बिट के इक्वल है कि नहीं, बिग ए के इक्वल है, इसको चेक करने का सब हो गया। फिर अब सेकंड बार लूप, आउटर लूप, फिर एक 0 से 1 होगा, तो फिर ब्लैक को चेक करेंगे। तो ब्लैक को चेक करेंगे, तो ब्लैक को बग से चेक करेंगे, ब्लैक को बिट से चेक करेंगे, ऐसे से चेक करके देखेंगे डुप्लीकेट है कि नहीं। अगर मान लो कि उसको मिल गया कि इक्वल है, तो काउंटर बढ़ा देगा, है ना। अच्छा, वो हमने अकाउंट इक्वल टू 1 क्यों लिखा उसके अंदर में? हाँ करेक्ट, काउंट 1 की ओर लिया, क्योंकि क्योंकि कोई भी वर्ड ऑलरेडी एक बार तो रहेगा ना, हाँ। ऑलरेडी एक बार तो रहेगा ना। तो अभी एक बार है, आप मान लो कंपेयर किए हैं, तो मान लो बिग ये है, और दूसरा बार कंपेयर किया तो एक तो है ये है, तो दूसरा कंपेयर करेंगे तो उसको 2 करना पड़ेगा ना। हम्म। तो वही काउंटर बढ़ा रहा है, 2 बढ़ा रहा है। अगर डुप्लीकेट है तो काउंटर करो। ओके, ठीक है, काउंटर हो गया, काउंटर बढ़ा दिया, और फिर वर्ड को जे, वर्ड ऑफ जे में फिर 0 डाल दो। काउंट ग्रेटर देन 1 हो और वर्ड नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वर्ड को प्रिंट कर दो। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है बच्चों। डुप्लीकेट अभी रहे दे, था। बाद में इसको करेंगे, ठीक है। अभी इतना कर लेने के बाद मैं थोड़ा सा थक गया है लगता है। हाँ। डिस्प्ले द डुप्लीकेट वर्ड इफ काउंट इज ग्रेटर देन 1, डिस्प्ले द डुप्लीकेट वर्ड। अच्छा। ये एक जो वर्ड है उससे ज्यादा अगर आएगा तो जैसे कि बिग है, बिग के बाद में और एक बिग आएगा तो उसको प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं प्रिंट करना है। हम्म, रुको रुको रुको, हाँ, इसको छोड़ो। रुको रुको रुको, और बोलो, बताओ तुमको तुम्हारा। वही बोल रहा है कि लास्ट वाला, इफ काउंट इज ग्रेटर देन 1, अगर काउंट जो भी है ना, बिग एक काउंट लिया, तो वो अगर ग्रेटर देन 1, एक से अगर बड़ा बड़ा है, मतलब 2 है, और वर्ड इज नॉट इक्वल टू 0, वो काउंट अगर 0 भी नहीं है, 1 है या 1 से बड़ा है, तो उस चीज को प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। जैसे कि तुम्हारा बिग है, बिग 0 नहीं है, बिग एक है, वर्ड है, और वो एक से भी बड़ा है, आगे भी बिग आता है, तो वो उसको प्रिंट करो, बिग एक डुप्लीकेट है। हम्म, समझ पाए क्या? नहीं, अभी हम कुछ दूसरा चीज देख रहे हैं क्या। अच्छा। सेट वर्ड जेट ये वर्ड। प्रोग्राम करते हैं, सुनना सुनो क्या करना है ना अभी भाई, इसको एक बार लपेटिए लेते हैं भाई, चुप के, जो आएगा देखा जाएगा। अभी तुमको एक फाइल भेजे हैं, ठीक है, ये जावा प्रोग्राम बेसिक का है। सेव फाइल,
तुम ओपन नहीं किया क्या? हम्म। व्हाट्सअप ना? नहीं 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 किया। ओपन कर दो। हो रहा है ओपन पीडीएफ। एक मिनट। हम्म, ओपन नहीं हो रहा है भाई। नहीं हो रहा है ओपन। ओपन नहीं हो रहा, डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ दिखा रहा है कि तुम देख लिया। हाँ आया। जावा प्रोग्राम टू फाइंड ऑड और इवन नंबर। जो 2 से डिवाइड होगा और जीरो उसका रिमाइंडर आएगा तो इवन होगा, और जिसका रिमाइंडर नहीं आएगा एल्स में आएगा वो ऑड होगा। फाइंड द प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर आ रहा है क्या तुमको? हम्म, मेरे को बताना प्राइम नंबर, थोड़ा कंफ्यूजन है मेरा। सब कुछ बताते हैं हम तुमको। अभी अभी क्या करना है ना, दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? हाँ हाँ। अभी सब करेंगे इसको। चलो पहला प्रोग्राम तुमको दिख रहा है ना? हाँ दिक्कत नहीं ना है? हाँ हाँ। तो इसको रन करा के देखना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है। रन। हाँ। रुको इसका सिस्टम दिखाते हैं। डायरेक्ट करते हैं या फिर रन कराते हैं? अरे यार, ये फॉर्मेट में क्यों नहीं आ रहा है? एक्लिप्स में करो ना। हम सोच रहे हैं कि खुद फॉर्मेट में आ जाए, तो नहीं आ रहा है ये। इसमें एरर वगैरह भी इतना सही नहीं दिखाता। अच्छा, इक्लिप्स में ही कर लेते हैं ना। एक्लिप्स बेस्ट है। ओके। अब इसको समझाना तो तुम। हाँ तो डुप्लीकेट वर्ड हम लोग को क्या करना है? डुप्लीकेट ये नहीं होगा। डुप्लीकेट नहीं करना है। अरे। डुप्लीकेट नहीं, वो ये है, इवन और ऑड फाइंड करना है। हम्म। चलो। So we'll take the one scanner class. In scanner class, we will write one enter the number. User enter one number. Let's say 5. The number we will pass.
we will taken from next int one method in scanner class. Then it will store in the integer format. Then in number variable, this number variable, if condition we will check, if number is divided by 2, modulus 2 equal to remainder is 0, like 5 mod 2 equal to 0. If remainder is 0, then it is even, otherwise it is odd. Like file 5 mod 2 equal to remainder it come 1, so it is not even, so it will come to else part, then here it will print 5 is odd. बेसिकली क्या कहते हैं, स्कैनर इज ए प्री डिफाइंड क्लास है, ओके. इट विल एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, लाइक we are giving the value, direct value, like direct here we can give like this, int number equal to 9. ठीक है, अब इसको डायरेक्ट दे, तो ये डायरेक्ट, ये यूजर डिफाइंड नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू से चेक कर रहे हैं, ओके. लेकिन हम कंसोल से हम पूछेंगे, कंसोल में यूजर से हम पूछना है कि कौन सा नंबर दोगे, तो बेसिकली स्कैनर इज यूजिंग टू टेक द इनपुट्स फ्रॉम द कंसोल, फ्रॉम द यूजर. तो वो स्कैनर क्लास यूज करते हैं उसके, तो इसको स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन करते हैं, ओके. अब इसको क्या करते हैं, वो इनपुट लेने के लिए ये तो क्लास बना दिया, बट स्कैनर को इंटीजर होगा तो नेक्स्ट इंट यूज करते हैं, है ना. ये क्या है नेक्स्ट इंट, एक ये है ना, स्कैनर का एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है. नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, ये सभी एक रैप, ये कुछ होता है, पढ़ाया था मेरे को, याद नहीं आ रहा है. और ये वो छोड़ो, वो कुछ एक होता है, उसका नाम अलग है, और रैपर क्लास के अंदर में आता है, ये नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट इंट, अच्छा नेक्स्ट कैर. अच्छा, ठीक है. तो ये पर्टिकुलर ये यूजर आ गया. अब और वैल्यू के लिए तो डायरेक्ट परसेंट डू करके ये चेक कर लेते हैं. परसेंटाइल या मॉड्यूलस, मॉड्यूलर नहीं, ये मॉडुलस है, मॉड्यूलस. मॉडुलर है, हाँ. एंड रिमाइंडर इट विल कम 0. 0, हाँ. अगर 9 है तो 1 आएगा. हाँ, तो अगर इक्वल टू 0 है तो वो प्रिंट करेगा वो वैल्यू का, नहीं है तो नहीं करेगा वैल्यू. basically that even or odd it will decide by the reminder. हम्म हम्म Hmm. दूसरा दिखाओ. ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम है. पूरा क्लास से ले लो और उसको रीनेम कर देंगे. देखो, और रहने दो, प्रैक्टिस चेंज करना पड़ेगा. अच्छा छोड़ो, इसको क्या करते हैं, तो बेसिकली प्राइम नंबर चेक करते हैं. प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी नंबर हो उसका डिवाइडर डिवाइडर एक से डिविजिबल होना चाहिए या खुद से होना चाहिए. कोई भी नंबर, हाँ, वो नंबर या तो खुद से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब मान लो 11 है, 11 से डिविजिबल है, हाँ, और 1 से भी डिविजिबल है. हाँ. अदर इसका डिविजिबल नहीं ना है, नहीं है. नहीं है, तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा. वो एक दिखाओ ना मेरे को, वो प्राइम में जो कौन सा डिवाइडर होता है, मतलब जो 11 लिखते हैं और गार देते हैं, फिर उसमें लिखते हैं 1 और 11 इस साइड में, लेफ्ट साइड में, और उसके राइट साइड में जो होता है उसी को ही होता है क्या वो? नहीं, प्राइम नंबर. तो लिख के खाली
एक बार याद रख लूंगा, सभी टाइम याद रहेगा वो चीज। अगर हमेशा याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं है प्राइम का। हम्म, देखो टू फैक्टर, पढ़ो इसको, पढ़ो पूरा पढ़ो तो पता चल जाएगा। a number greater than 1 with exactly two factor, that is 1 and number itself is prime number. If example 7 is a number has two factor 1 and 7 itself, so it is a prime number. However 6 4 factor 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा and 6 से भी कट जाएगा, therefore it is not a prime number. So 6 आ गया, 6 एक 6 6 दुई तीरी 6, तीन तीरी 6, छः 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 एक छः। अच्छा, किससे कट रहा है? हम्म, तो बेसिकली देखो इसका सात का डिवाइडर कौन कौन है, सात किस किस से आ सकता है, एक से डिविजिबल हो सकता है, हम्म डिवाइड कर सकते हैं ना। हम्म एक सात से खुद से होगा, हम्म। और इसका डिविजिबल कोई डिवाइडर कोई नहीं ना है, नहीं है। नहीं है, तो वही है। छः का कौन कौन हो सकता है, एक हो सकता है, दो भी हाँ। हो सकता है, तीन भी हो सकता है, और खुद छः हो सकता है। हम्म तो इसका एक छः तो होगा ही, एक हम्म छः तो होगा ही, बट दो तीन भी डिवाइडर है इसका। तो हम्म वही बोलता कि अगर किसी का डिवाइडर दो हो, दो कौन कौन होना चाहिए, खुद और एक होना चाहिए, तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा, नहीं तो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे नीचे देखो, लिस्ट ऑफ द प्राइम नंबर 1 to 100, अगर बिटवीन 1 to 10 कौन कौन सा प्राइम नंबर है, तो देखो 1 to 10 2 3 5 6 7 है ना। तो इसका देखो दो का एक दो हो गया, तीन का डिवाइडर कौन कौन हो सकता है, एक तीन हो सकता है, पाँच का एक पाँच, एक पाँच, एक सात हो सात सकता है, एक 11 का सात। एक 11 हो सकता है, 13 का एक 13 हो सकता है, और कोई दूसरा नहीं है। तो वही है, दो डिविजिबल होना चाहिए। तो प्रोग्राम में देखो कैसे किया है वो पहले। पूछा था मेरे को और एक बार कि एक प्राइम है कि नहीं है, तो मैंने बोल दिया वो भी प्राइम है, लेकिन वो नहीं, एक प्राइम। प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 2। अच्छा। देखो, द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज 2 3 5 7 11 13 19 27, कोई है ना। मतलब हम्म प्राइम नंबर नॉट स्टार्टेड टू 1, इट स्टार्टेड फ्रॉम 2, एंड ऑल्सो निगेटिव नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर। हाँ हाँ हाँ। ओके, प्राइम नंबर निगेटिव नहीं थे। तो वही है कि एक जो है वो एक से ही डिवाइड हो सकता है, और भी एक नंबर चाहिए तो उसके लिए टू फैक्टर होना चाहिए, तो टू फैक्टर वन में नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। इसी को देखो, नो नो देयर इज नो निगेटिव नंबर इन प्राइम नंबर, है ना। हम्म। तो निगेटिव नहीं हो सकता है, एक नहीं हो सकता है, ये स्टार्ट होता है 2 से। ओके। तो दो तीन कंडीशन हो गया प्राइम नंबर के लिए, कि एक तो ये प्राइम नंबर स्टार्ट 2 से होता है, एक नहीं है, निगेटिव प्राइम नंबर नहीं होता है। अब प्राइम नंबर किसको कहते हैं बताओ। Prime number which is two factor, which number has two factor, it is basically one and it is divided by one and itself. हाँ, तब देखो पहले पहले क्या किए, स्कैनर से ले लिए वैल्यू को, तो भाई तुम वैल्यू इनपुट लेना पड़ेगा, स्कैनर नेक्स्ट इंट ले लिए, ओके। अब इज हाँ प्राइम फंक्शन बना दिए, हाँ इज प्राइम फंक्शन ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स करेगा। हाँ अगर ये ट्रू फॉल्स आएगा तो इस इफ में ट्रू फॉल्स ही आएगा ना। तो ट्रू हाँ। फॉल्स आएगा तो जो भी रिटर्न करेगा, अगर यस है तो यस, नो है तो नो, तो वो प्राइम नंबर नॉट प्राइम नंबर करेंगे। लेकिन इसका मेन फंक्शन बनाते हैं। अब देखो फंक्शन में चेक करो, देखो हम्म। each प्राइम नंबर जो फंक्शन कॉल किया है उसका हमने मेथड बनाया है यहाँ पे, कॉलर मेथड में। इज प्राइम नंबर फंक्शन हो गया, ठीक है। हाँ, अब इसमें वैल्यू पास कर रहे हैं, इनपुट वैल्यू कहाँ से लिए हैं, नम से लिए हैं, नंबर से लिए, नंबर से। ये नंबर से गया है, ये हाँ। वैल्यू पास कर रहा है, तो यहाँ इंट नम आ गया, ओके। अब ये एक्चुअल रिटर्न टाइप इसका क्या है, बुलियन, हाँ। ओके। अब देखो, अब तुम्हारा नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, फोर लूप चला रहा है, कहाँ से स्टार्ट होता है प्राइम तो नंबर, दो से। तो देखो कोई भी नंबर का तुम स्टार्ट करो दो से, ओके। दो से हाँ ही चेक करेंगे ना, कोई किसी का हाँ डिविजिबल चेक करेंगे दो से, एक से हाँ किसी का डिवाइड करेंगे तो वो खुद का नंबर ही आ जाएगा ना। हाँ हाँ तो अगर दो से स्टार्ट करते हैं, कोई नंबर है, दो से डिवाइड करते हैं, अब ये जो नंबर टोटल नंबर जो है, जितना नंबर है, मान लो कि 20 कर रहा है, 11 का बोल रहा है, तो 11 तक रूप नहीं चलाएंगे,
11 से आधा करेंगे ना, उससे पहले ही मिल जाएगा कि 1 है कि 2 है। अगर जैसे ही तुम्हारा 3 हो गया, जैसे 2 है, 1 खुद का और 1 है, तो वो प्राइम नंबर है। अगर एक भी एलिमेंट मिल गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है। थर्ड 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 डिवाइडर फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, है ना। 2 फैक्टर मिलना चाहिए। हाँ, ओनली 1 और इटसेल्फ। दूसरा जैसे ही मिलेगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो वो नंबर को हम खुद, जो नंबर अगर मान लो 11 है तो उससे आधा भी चेक करेंगे तो काम चल जाएगा ना। अच्छा, इसको याद रखना, ये आधा भी, आधा से ही काम चल जाता है, पूरा मतलब चेक करने की 11 जरूरत। 11 है तो उसका आधा होगा 5। 5, हाँ 5 के बीच में ही मिल जाएगा। 5 जैसा, के बीच में। जैसे देखो अभी कर लेते हैं। दो, आई को इधर लो, पहले वो ग्रेटर देन से पहले आई लो, वहां पे आगे आ गया है आई और लूप में। मान लो देखो, तुमको अगर तुमको 11 चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, एक तो नहीं होता तो 2 से स्टार्ट किए। अब 2 से देखो, इसको चेक करो कि कहाँ तक मिल जाता है। तो एक का 11 तो होगा ही, हम्म, इसका डिवाइडर फैक्टर 1 11। अब हमको चेक करना है कि 2 से 10 के बीच में कोई ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर दे, है ना। हम्म, तो अब हम चेक करें कि आधा क्यों लूप चल रहे हैं, हम 5 क्यों चला रहे हैं, है ना। हम्म, तो ये चेक कर रहे हैं कि 5 से पहले ही, आधा से पहले ही, हर एक नंबर का आधा से पहले ही मिल जाता है। अगर रहता है तो पहले ही मिल जाता है, आधा ज़्यादा ज़्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मान अच्छा, लो 2 से डिवाइड करो, नहीं हुआ। 3 से डिवाइड करो, नहीं होगा डिवाइड। 4 से डिवाइड करो, नहीं होगा। 5 से करो, नहीं होगा। तो ये किसी से नहीं होगा। अब इसी को तुम 12 ले लो, ओके। हम्म, तो 12 को चेक करो, ये क्या है, पहले ही मिल गया, 2 से डिवाइड हो गया। हम्म, अब मान लो तुम 14 को चेक करना चाहता है, तो देखो ये कहाँ मिल जाएगा, 2 ही से मिल जाएगा। हम्म, अच्छा, अब हमको आधा जानने की जरूरत पड़ रहा है यहाँ पर। 14 है तो 7 के पास जाना पड़ रहा है, नहीं ना, हम्म, पहले ही मिल जा रहा है ना। अगर मान लो तुम 15 लेता है, तो ठीक है। 15 लेगा तो कहाँ तक जाना पड़ेगा। 15 दो तक नहीं, लेंगे तो दो 7 7। 2 से नहीं डिविजिबल होगा। नहीं, आओ आगे चेक करते हैं, 3 से। नहीं, हाँ 3 से होगा। 3 से डिविजिबल हो गया तो चलो ये खत्म हो गया, ये प्राइम हाँ, नंबर नहीं है। कितना, 1 हुआ ना इसका। नहीं नहीं, एक, फिर नहीं समझ रहा है तुम। ए का खुद तो है ही, हमको ए को चेक करना है कि 2 से 2 से उसके जो नंबर है उसके आधे के बीच में कोई ऐसा नंबर है जो जिससे, जैसे ओ जिससे वो अच्छा, नंबर और डिविजिबल हो एक जाए। बार करना है, हाँ हाँ, और एक बार करना है, हम हाँ तो बस पता है एक बार कि चेक, एक। हाँ बस एक बार चेक करना है कि वो डिविजिबल कोई नंबर से है। कहाँ हाँ तक, हाँ, कहाँ तक। आधा आधा तक। हाँ, जो नंबर है उससे आधा तक में। तो हम हम्म, चेक करें कि आधा क्यों लेते हैं, हम पूरा क्यों नहीं लेते हैं। तो हाँ हम 4-5 को एग्जाम्पल ले रहे हैं, तुमको दिखा रहे हैं कि हाँ, हम आधा से पहले में ही डिसाइड कर ले रहे हैं कि अरे एगो है कि नहीं है, हम्म, है ना। हम्म, मान लो 16 लिया, हम्म, तो देखो 2 से डिवाइजिबल हो गया, आधा पे जाने ही नहीं दे रहा है, पहले ही हो रहा है। हाँ हाँ, चौथा पांचवा के पास ही हो जा रहा है, तो इसलिए आधा लेते हैं, ओके। हटाओ। तो इसलिए ये आधा आधा लूप चलेगा, ओके। प्लस अब यहाँ पर चेक करना है कि जो नंबर तुम्हारा है डिविजिबल, मॉड्यूलर डिवीजन, आई का वैल्यू से ही चेक करेंगे ना। हम्म, आई के वैल्यू से ही चेक करेंगे, 2 3 4 5, अगर डिविजिबल मिल गया तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। हम्म, और जब रिटर्न ही फॉल्स करेगा तो क्या प्रिंट करेगा, वो नंबर नंबर नहीं है, वो प्राइम नंबर नहीं हम्म, है ना। बस यही करना है। अगर मान लो कि ये अगर मान लो कि वो ट्रू यहाँ पे से, यहाँ से वैल्यू जाएगा। अब अगर ये रिटर्न नहीं, ये यहाँ कुछ नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये रिटर्न करेगा ट्रू। ट्रू रिटर्न करेगा तो प्राइम नंबर हो जाएगा वो। नहीं, और एक बार मेरे को समझा दो। अच्छा, रुको पहले इसको रन करा देते हैं तुमको। नीचे का, हम्म, नीचे का।
ये वही तो अलाइनमेंट, हाँ अब अलाइनमेंट हुआ, हाँ देखो इसको लूप चला रहे हैं। हम्म। अब कौन सा नंबर डालें? 16 ही डालो। तो 16 क्या है? 16 नॉट ए प्राइम। नॉट ए प्राइम, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, बहुत तरह से है। हमको तो एक ही चेक करना है, तो ये 2 से डिविजिबल हो गया ना। हम्म। एक तो एक से होगा, खुद से होगा, 2 से हो जा रहा है, चलो हटाओ इसको, प्राइम नंबर नहीं है, नॉट ए प्राइम नंबर। हम्म। अब बोलो, अब दूसरा नंबर बताओ। और लेते हैं 19। 19 क्या है? प्राइम है। प्राइम है, प्राइम है। प्राइम है मतलब कि ये किसी से डिविजिबल नहीं है, एक और खुद का छोड़ के किसी से डिविजिबल नहीं है, राइट। हाँ। हाँ तो ये प्राइम नंबर है। देखो 19 इज प्राइम नंबर हो गया। हाँ। और एक आगे चेक कर लेते हैं। 21 22 होता है शायद, 21 शायद। क्या 21? 21 शायद प्राइम होता है। कैसे प्राइम होता है? रुको, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। फिफ्टीन। कितना बोला लेने के लिए? 21 ना? हाँ। हो गया 21, हो गया तुम्हारा। हाँ। अभी ये नंबर का तुम चाहता है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, यही चेक करने के लिए तुम बोल रहा हाँ। है कि ये प्राइम नंबर है, राइट। प्राइम नंबर नहीं है कि है, क्या है? 2 से, ये रुको, 1 से तो हो गया, 2 से, 2 से नहीं है। या- हाँ हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 7 21। तो ये कौन सा नंबर होगा? ये नॉट ए प्राइम है। नोट है, प्राइम है, ठीक है। यही तुम गलत बोला इसलिए हम देखें। देखो इसका आंसर, अच्छा डाल दिए, पहले डाल दिए। देखो नोट ए प्राइम नंबर आया ना। हम्म। आप कोई नंबर चेक करें, हाँ। बोलो। और एक ले लो। तुम क्लियर कर लो कि तुम प्राइम नंबर क्या है, इसके बाद एकदम भूलना नहीं है, ओके। हाँ हाँ, वही और एक बार बताओ मेरे को, हाँ वो वो डिवाइड। कोड हम बताते हैं, तुम्हारा कोड बताते हैं। तुम पहले एग्जांपल बताओ, कि एग्जांपल से समझ जाओ कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। यही है, 30 ले लेते हैं। हम्म, ठीक है, टिक्स लेनी है, बताओ ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? हाँ, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो एक और खुद से डिवाइड बाय होगा। हाँ, जो एक से होना चाहिए या खुद 30 से। खुद से होना चाहिए, 30 सेल्फ। है कि 30, हाँ। और सेल्फ। कुछ। हाँ। तो इसके कंडीशन में बताओ 30 क्या है? ये तो हाँ। एक से डिविजिबल है, खुद से डिविजिबल तो होता ही है, इसको तो खुद चेक करना ही नहीं है। हाँ। हाँ। तुमको 2 से स्टार्ट करना है। हाँ, 2 से चेक 2 करना है। से स्टार्ट करना है, जहाँ तक नंबर है 2 से उससे लेके आधा 30 चेक तक करना। जाना है ना। ना ना, 2 से लेकर 15 30 तक जाना है, लेकिन आधा ही जाना है। 15 तक। क्योंकि पहले ही डिसाइड कर लेते हैं हम लोग, इसलिए जाते हैं लूप। लूप उतना चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। ये जो है प्राइम नंबर डिसाइड पहले ही, आधा से पहले ही में हो जाता है। तो अब 2 से चेक करो, 2 से डिविजिबल है। आ, हाँ है। हाँ है, 15 2 3 से 20। 2 से तो हो गया, चलो ठीक है, नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 3 से भी डिविजिबल है। 3 से 10 या 30 हो जाएगा ना। हाँ हाँ, 10 या 30। 5 से भी हो जाएगा। 6 पचे 30। 5 हाँ 5 36 सही है। 5 36। 36 हो जाएगा। तो ये प्राइम नंबर में आ गया। हाँ हाँ अब क्लियर हो गया ना। हाँ हाँ। अब प्रोग्राम पे आते हैं, देखो क्या बोलता है। तो ये तो प्रोग्राम पता हो गया कि स्कैनर 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 यूज करते हैं। ये हो गया। ये तुम कोड ना, ये दोनों कोड लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, अगर नहीं किया हुआ होगा तो। हाँ हाँ, ये मैंने एक बंदा बताया था फंक्शन लेके, मैंने इसका किया नहीं था, समझ में नहीं आया तो क्या करूंगा। तो अभी कर लूंगा, समझा दो फिर अभी कर लूंगा। हाँ 2 प्रोग्राम करना, फिर अभी अभी कनेक्ट करने के बाद ना, अभी 20 प्रोग्राम करना है भाई, समझा। हाँ हाँ हाँ, अभी देख करते हैं देख आज। ले देख ले कितना करते, कितना करेंगे जो बता देते हैं। अभी ई वाला बता देते हैं, ये 2 प्रोग्राम कर लेना। जावा प्रोग्राम प्राइम नंबर करेंगे, ओके। फिबोनाची सीरीज करेंगे,
हाँ स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करेंगे। हाँ हाँ। ये हमसे पूछा था अच्छा, ये पूछा था कहाँ पे? यूरोफिन्स में। अच्छा। एकदम थोड़े वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, खतरनाक पूछ रहा है भाई यूरोपियन। याद आ गया हमको, इसलिए देखो कितना अच्छा तुम्हारे लिए, कितना अच्छा है कि हम इतना इंटरव्यू दिए कि हम बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है नहीं आया, कहाँ पे फोकस करना है तुमको। हाँ हाँ। आज जहाँ तुम इंटरव्यू देगा तो तुम हमको बताएगा कि हाँ ये भाई ये पूछा था, भाई ये पूछा था। थोड़ा फोकस करते हैं इस पर। फोकस करना है। डिस्कशन से ये फायदा होता है, खुद से पढ़ने पे थोड़ा दिक्कत है। अब ठीक है, बहुत। फैक्टोरियल नंबर निकालना है, ठीक है। हाँ। फिर जावा प्रोग्राम रिवर्स नंबर निकालना है, ये करेंगे भाई। ये रिवर्स प्रोग्राम ने हमसे चार पांच कंपनी में पूछा है। रिवर्स नंबर, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, उसका नहीं नहीं, रिमाइंडर। रिवर्स नंबर नहीं, रिवर्स स्ट्रिंग पूछता है, रिवर्स नंबर अच्छा, नहीं। रिवर्स स्ट्रिंग, हाँ हाँ। अच्छा ये भी कर लेंगे, कोई बात रिवर्स नहीं। स्ट्रिंग तो इजी है भैया, वो फॉर लूप को ये डायरेक्शन में लगा दो, बैकवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड में, लगा हाँ हाँ, बैकवर्ड में लगा के नीचे में तुमको, नीचे में टेक केयर करना पड़ेगा टेक तुम्हारा। केयर करना पड़ेगा, एक स्पेस डालना पड़ेगा। स्ट्रिंग में नल लेना, स्ट्रिंग तुम्हारा नल चाहिए और प्लस कैरेट पर चलना पड़ेगा। कैरेट एक फंक्शन है, वो हाँ, लगाना पड़ता है। कैरेट है, हाँ। तो इजी है, बट थोड़ा सा टेक केयर करेगा तो निकल टेक जाएगा। केयर करना पड़ेगा, हाँ। ये हो गया। एर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम कर लेंगे। हम्म फाइंड द डिजिट ऑफ सम कर लेंगे। हम्म पैलिंड्रोम नंबर कर लेंगे। नो। सम ऑफ डिजिट कर लेंगे। हाँ ओके। फिर अब स्ट्रिंग्स का क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, समझा। हाँ हाँ। स्ट्रिंग का रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग कर लेंगे। हम्म रिवर्स ऑफ ईच वर्ड ऑफ गिवन स्ट्रिंग कर लेंगे। ये हम्म। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, पूछा था तब। जावा प्रोग्राम रिवर्स ईच वर्ड गिवन स्ट्रिंग, हाँ अच्छा। हमको याद ही नहीं आगे कैसे क्या करें, हमको मतलब प्रैक्टिस। नाम है जैसे कि शुभम कुमार है, शुभम को भी अल्टरनेट करना है, कुमार को भी अल्टरनेट करना है, वही है ना? नहीं नहीं नहीं, देखो क्या रिवर्स करना ईच है वर्ड। तुम्हारा। जावा इज ए गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ सिर्फ तुमको जावा को रिवर्स करना है। हाँ, ईच को प्लेस रिवर्स करना प्लेस सेम ही है, बट ईच वर्ड रिवर्स। है, ईच वर्ड रिवर्स। हाँ, गुड को रिवर्स करना है, प्रोग्रामिंग को रिवर्स करना है, लैंग्वेज को रिवर्स करना है। या ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, डुप्लीकेट कैरेक्टर फाइंड करने वाला, कि तुम एगो कैरेक्टर में डुप्लीकेट फाइंड करो। ओके। काउंट द ई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 को इंपॉर्टेंट स्टार लगा दो। ये हमसे नहीं होता है, कभी भी पूछता है तो हम मना कर देते हैं, नहीं होता है, क्या याद है, ही। क्या है? जावा प्रोग्राम काउंट ऑकरेंस ऑफ ईच कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग, हाँ हाँ। हाँ, उसको काउंट करना रहता है। हाँ, तुम्हारा नाम में कितना बार ए आया, बी हाँ आया, सी हाँ आया? हाँ, तो 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, ऐसा कुछ है। और दो दो बार है तो उसको डुप्लीकेट नहीं करना है, दो बार नहीं, एक लिखना है, उसको एक ही बार प्रिंट करना है। हम्म, तो ये कभी नहीं हुआ है हमसे, तो ये भी होगा देखेंगे कैसे क्या है। होगा होगा। ये देखो, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितना वर्ड है वो काउंट करो। हाँ, ये इजी ओके। है। फाइंड ऑल द परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, ये है। मतलब एबीसी है तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो है। ओ अच्छा। फाइंड द स्ट्रिंग ऑफ पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग फाइंड करना है। ओके। रोम का डिटरमाइन द स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं, दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं। एनाग्राम मतलब जानता है क्या होता है। हाँ, एनाग्राम मतलब डॉग और ये कैट दोनों सेम नहीं है, मतलब उसका पोजीशन चेंज रहेगा लेकिन वर्ड सेम रहना चाहिए। हाँ, उसको देखो, ये लिसन है हम्म और ये साइलेंट है। सारा वर्ड मिलता है, लेकिन हम्म पोजीशन अलग अलग पे पोजीशन पे है। हम्म। तो यही चेक करना रहता था कि ये है कि नहीं। तो इक्वल टू करके क्या लेंथ है, पीछे आगे पीछे चेक करना, क्या 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 कुछ कुछ करना है। ठीक है, ओके, छोड़ देते हैं हाँ, इसको। काउंट द vowel एंड consonant ऑफ इन ए गिवन स्ट्रिंग। वॉवेल कॉन्सोनेंट काउंट करना है स्ट्रिंग से। ओके, हम्म ठीक है। जावा प्रोग्राम प्रिंट द यूनिक कैरेक्टर, जो डुप्लीकेट कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर प्रिंट करना है। ओके। हम्म फिर जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द इवन इंडेक्स कैरेक्टर, अब इवन इंडेक्स कैरेक्टर पे वो प्रिंट करना है। जावा प्रोग्राम को रिमूव द स्पेस फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, ये करना है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समझा। सारा इम्पोर्टेंट है भाई। जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द ईच लेटर ट्वाइस फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, एक होके 2 बार प्रिंट करना है। हेलो है तो है करके प्रिंट करना है, सब इंपॉर्टेंट है भाई। स्वैप द स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, अब स्ट्रिंग को स्वैप करना है। ओ अच्छा। वो नंबर का स्ट्रिंग था ना, हमको सर नंबर का स्ट्रिंग पूछा था, स्वैप करना। ये स्ट्रिंग का भी पूछता है। ये प्रोग्राम हो गया तुम्हारा। ये सब ABCD, कुछ कुछ प्रोग्राम छोड़ भी देंगे, कुछ हार्ड हार्ड वही है।
हार्ड ही लेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है जो हाँ, पूछता है वही लेंगे। दूसरा बार में हार्ड में चले जाएंगे, अभी इजी वाला करेंगे, समझा। अब एरे से क्वेश्चन है, स्ट्रिंग तुम्हारा क्या हो गया, जावा का नंबर से रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड, अब एरे से रिलेटेड 10 को क्वेश्चन है, तो एरे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है, एरे से कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है, ओके। फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे फाइंड करना है। सॉर्ट द एरे विदाउट यूजिंग द इंटरवल मेथड, अब एरे को सॉर्ट करना है सॉर्ट मेथड बिना यूज किए हुए। हाँ हाँ हाँ। ये आता है भाई, ये पूछता है। ये मेरे को भी यूरोपियन में दिया था, सॉर्ट करने के लिए बोल रहा था। अच्छा, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द एरे, लगा डुप्लीकेट। दिया था, सॉर्ट में तो लगा दिया। हाँ, क्या लगाया? वो बोल रहा था ये तो पता है शॉर्ट मेथड होता है, तुम बताओ मेरे को उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या, लॉजिक क्या है। नहीं नहीं, मैं वो पढ़ा नहीं था भाई, शॉर्ट मेथड। अच्छा कोई बात नहीं है, अब करेंगे भाई, अब गर्दा गर्दी कर देंगे, तुम टेंशन क्या लेता है। फाइंड द मिसिंग नंबर, अब मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए एरे के बारे में बता पूछ रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असरार भाई। सर्च एलिमेंट इन द एरे, सर्च एलिमेंट। एलिमेंट इन हाँ द एलिमेंट, एलिमेंट मतलब डिजिट ना, हाँ इंटीजर। हाँ, नहीं एलिमेंट मतलब मान लो इसमें है पाँच, 5 2 7 9, कहेगा फाइंड करो 6 है कि नहीं, बोलेगा 1000 है कि नहीं, तब तुम कहो फाउंड नॉट फाउंड। सर्च सर्च मतलब कंटेंट फंक्शन लगता होगा शायद इसमें। ना ना, देखें, इंडेक्स से वैल्यूज देख लेंगे कि है कि नहीं। सर्च एलिमेंट इन द एरे, हाँ। वो एरे देख डायरेक्ट लेते हैं, छोड़ो ना बात देख, में। अरे कंसिस्ट ऑफ ये सब है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैं बहुत क्या बहुत करूँ, आगे इम्पोर्टेंट है। मो क्या करना है, तो इसको करना है, समझा, खत्म हो गया। खत्म ना, हाँ। इतना ही पूरा इम्पोर्टेंट है, पूरा सभी करना पड़ेगा। एगो ये पीडीएफ है मेरे पास, ओके। हम्म बस ये प्रोग्राम ये कर दिया, ये प्रोग्राम अगर इतना कर दिया असरार भाई, हाँ। तो 18 से 20 लाख वाला पैकेज जो रहेगा ना, इससे आगे कोई हम्म प्रोग्राम नहीं पूछेगा। हम्म। जैसे ही तुम 20 से 30 में गया, हम्म। ठीक है, तो मैं एक और हम्म। पीडीएफ भेज रहा हूँ। अच्छा। हम्म, असरार भाई देखो, ये क्वेश्चन जैसे ही 20 से 30 में भागेगा ना, ये क्वेश्चन पूछता है, या डेवलपमेंट में भी होता है, ये डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। असरार भाई किधर है, देखो तो ओपन हो रहा है, सेव कर रहा हूँ। पूरा सेव कर रहा है, नहीं कोई वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। बहन चल क्या नाटक है। अच्छा, इसको बाद में शेयर कर लेंगे, देख लेंगे। कोडिंग इंटरव्यू जावा, पहला आता है क्या? अरे ये बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, समझा, बहुत हार्ड हाँ, है भाई। ये डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डेटा 10, स्ट्रक्चर से है भाई ये पूरा। हाँ तो 10 5 को कर लेंगे, नहीं रोट आरे जावा, हाँ हाँ, ये करने से वो उसको दिमाग, लगेगा ना भाई, इसको आता है भाई। हाँ दिमाग खुलेगा। हम्म 10 को 5 को कर लेंगे, क्या बात है। नहीं नहीं, मैं तो करना चाहता हूँ भाई पूरा। थोड़ी ना खाली टेस्टिंग में ही सब कुछ, वही लिमिट रखना है, नॉलेज रखना है, डेवलपमेंट का भी नॉलेज रखना है। क्योंकि एस डेट में ही डेवलपमेंट का ही आधा काम रहता है, टेस्टिंग का आधा काम 50% और डेवलपमेंट का आधा काम। तुमको फ्रेमवर्क पूरा बनाना रहेगा टेस्टिंग का एस डेट में। हम्म, चलो ठीक है, तो कितना बजे कनेक्ट करें प्रोग्राम करने के लिए, 20 25 को प्रोग्राम करना है। 8:33, 1 घंटा, 9:30, वही 10 10 बजे करते हैं। 10 बजे करते हैं, ओके। 9:30 10 बजे करते सुनो हैं। सुनो, 10 क्या करें इसको, क्या? ये जो रिकॉर्डिंग किए हैं क्या करें, डाल दें यूट्यूब पे। हाँ डाल दो, प्राइवेट करके डाल दो। 1 घंटा 48 मिनट है, हम्म, क्या करना पड़ेगा यहाँ, स्टॉप।